अभी हमारी ये जो वोल्टेज है इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस रजिस्टर पे रखते हैं, क्या मिला, सॉरी क्या मिला 1.7 1.3, ठीक है 1.3 वोल्टेजेस यहां पर मिल रही है। अब यही वोल्टेजेस हमारी अगर हम ये केबल को लगा दें, आई होप आपको दिख रहा होगा, जो हमारा एंटीना वायर है इसको लगा दें, देखो अब ये वोल्टेजेस हमारी जीरो हो जानी चाहिए। किस तरीके से, ये देखो वोल्टेजेस जीरो, कोई वोल्टेजेस नहीं। अब यहां पर क्या था हमारा, इस कंडीशन में जब हम इसको निकाल दे रहे हैं तो लॉजिक हाई हो जा रहा है, और यहां पर लॉजिक लो होने की वजह से यहां पर हमारा ये पूरा हमें पता चल रहा है। देखो यहां पर 1.3 वोल्टेजेस पूरा आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये 1.3 वोल्टेजेस या 1.2 वोल्टेजेस ही होता है एक्चुअल में, ठीक है। फोन हमारा ऑन कंडीशन पे है, सिर्फ और सिर्फ ऑन कंडीशन पे है, फोन में सिम अभी तक कनेक्टेड नहीं है। नेटवर्क सेक्शन का ये हार्डवेयर सॉल्यूशन कहता है भाई आरएफआईसी की कोई वोल्टेजेस ही नहीं कहता, ये समझ लो आरएफआईसी को कोई वोल्टेज मिलती ही नहीं इसके अकॉर्डिंग, कि इसके अकॉर्डिंग क्या है आरएफआईसी वोल्टेजेस लेता ही नहीं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ वोल्टेज मांगता है VLDO 0.3 का PMIC 1.8 और एक हमारी ये एक VPH पावर, इसके अलावा एक कोई वोल्टेजेस नहीं लेता, एपीटी की वोल्टेजेस भी नहीं लेता है, ओके। तो इस तरीके की ये जो नॉलेज है 4GPA का इसमें कोई काम ही नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय। तो इस तरीके की जो नॉलेज है ये सिर्फ आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन से मिलेगी। वो कहते हैं ना हमारे लिए तो हार्डवेयर सॉल्यूशन ही सभी कुछ है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है ये कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में सारा कुछ नहीं होता। अब बताओ क्या चेक करोगे, चलो मैं ये सारी चीजें चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड। डायरेक्टली इसको जाके एक ये 1 इस पे हमारा एक 1.8 वोल्टेजेस चेक कर लेता हूं, एक VPH चेक कर लेता हूं, ठीक है, चल के चेक कर लेता हूं। और दो कैप है, ये है एक पे 2.8 एक 1.8, ठीक है, दोनों चेक कर लेता हूं वोल्टेजेस, ठीक है। आपको मेरा मल्टीमीटर दिख रहा होगा, चेक करते हैं हम ये वोल्टेजेस को चेक करते हैं, ओके। यहां पर हमने मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे डाला, ओके। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहां पर 1.8 वोल्टेजेस मिली, ठीक है। अब दूसरी साइड चेक करते हैं, यहां पर 3.5 वोल्टेजेस मिली, मतलब यहां पर हमारा VPH मिला, और यहां पर 1.8 वोल्टेजेस मिली। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, अब यहां पर हम इस 2GPA के पास चेक कर लेते हैं, एक 2.8 एक 1.8, 1.8 मिली, ठीक है, और ये 2.8 मिल गई, ओके। अब बताओ हो गया ना मोए मोए, सारी वोल्टेजेस हमने चेक कर ली। अब सारी वोल्टेजेस चेक करने के बाद अब क्या करें, है कोई जवाब, नहीं है। क्यों, क्योंकि हम ना हार्डवेयर सॉल्यूशन के सहारे रहते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन ने हमें ये दो वोल्टेजेस बताई, अब इसके अलावा आपने कोई चेक नहीं कर पाओगे, फोन को रिटर्न कर दोगे। लेकिन नहीं, फोन रिटर्न करना ही नहीं है, आ जाओ हमारे पास हो, देखो कैसे। हेलो गाइस, तो वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो होगी हमारी सैमसंग के नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। ये जो सैमसंग का नेटवर्क सेक्शन हम अपनी क्लास में, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को देते हैं, वो पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। अब ये क्यों दे रहे हैं, उसका रीजन है, ये फोन आया है हमारे एक स्टूडेंट्स के पास से। अब वो स्टूडेंट्स कहां है, जय जी आ जाओ। अच्छा ये बताओ, ये जो फोन आया आपने इस पे काम किया मैंने किया, कैसा मतलब काम किया, सारे वोल्टेजेस बन रहे थे, बन रहे थे, किसी पे बन भी नहीं रहा और किसी पे भी नहीं हुआ, हाँ। ठीक है। तो आपको हमारे यहां से कोर्स करे हुए कितना टाइम हो गया, यहां से जाके 5 दिन हो गया। 5 दिन हो गए। फिर आपने जब हमारे पास ये फोन लेके आए, कांटेक्ट किया, तो आपसे मना तो नहीं किया गया कि यहां पर मत आओ, नहीं, मना नहीं करा, नहीं मना किया गया, आप रिटर्न आ गए, ठीक है।
और अगर आपसे बोला भी था फोन करना है तो आपने बोला सर मैं इंस्टीट्यूट में ही आके करूंगा हाँ। ना। चलो कोई नहीं, बैठो। तो ये जो फोन है, आज हम देखेंगे कि सैमसंग का जो नेटवर्क सेक्शन है, मैं आपको रियल थिंक बताऊं कि सैमसंग के नेटवर्क सेक्शन में लोग इधर उधर भागते हैं। फोन सैमसंग का देखा, नेटवर्क की प्रॉब्लम, भाई ले जा, क्योंकि इसमें WTR SDR तो होता नहीं, इसमें एक अलग ही तरीके की आईसियां होती हैं, अलग ही नेटवर्क सेक्शन होता है। तो आज पूरा का पूरा नेटवर्क सेक्शन हम समझेंगे डीप लेवल पे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस फोन का फॉल्ट को समझ लेते हैं। हम आज नेटवर्क सेक्शन समझेंगे, लाइव ट्रेसिंग करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, प्लस फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। ये तो DSO रखा है, इससे लाइव फ्रीक्वेंसी चेक करके दिखाएंगे हम आपको नेटवर्क सेक्शन में फ्रीक्वेंसी का कितना बड़ा रोल होता है। वोल्टेजेस बन रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा, केबल डिटेक्शन कैसे करना है, पूरा फंडामेंटल बताएंगे। और आपको एक चीज बता दें, अगर आप भी फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग और नेटवर्क सेक्शन, डेड सेक्शन में फंस रहे हो, नहीं बन रहा, तो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। आपको यहां पर लाइव सपोर्ट प्लस हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस और यहां पर आपको एक प्रॉपर डीप नॉलेज मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सर, इस फोन में हमारा IMEI है या नहीं। स्टार हैज 06 हैज, हमने डाला, इसमें IMEI वगैरह सारा कुछ है। ओके, अब हम अगर इसमें देखें कि हमारा इसमें सारा कुछ सर्च भी करेंगे, ठीक है, और प्लस हम इसकी सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाकर देखते हैं बेस बैंड वर्जन। तो यहां पर हमारा बेस बैंड भी हमें प्रॉपर शो हो रहा है, बेस बैंड शो हो रहा है। हम क्या करेंगे, यहां पर मैन्युअली नेटवर्क को सर्च करेंगे, तो हमें जाना पड़ेगा कनेक्शन में, मोबाइल नेटवर्क में, और यहां पर डाटा रोमिंग को भी ऑन कर देते हैं, नेटवर्क ऑपरेटर, यहां पर मैन्युअली सर्च करते हैं नेटवर्क को। देखो यहां पर आपको अभी कोई भी नेटवर्क शो नहीं हो रहा है जैसा कि, तो अभी हम इसमें डायरेक्टली इसको देखते हैं कि इसमें हमारा क्या फॉल्ट है। यहां पर लिख के आया एरर व्हाइल सर्चिंग फॉर नेटवर्क, मतलब आपका नेटवर्क सर्च नहीं हो रहा है। इसको ऑटो पे रहने देते हैं, बैक करते हैं। अच्छा, तो अब जैसा कि आपने देखा इस फोन में नेटवर्क शो नहीं हो रहे, तो ये जो फंडामेंटल होता है मोस्टली ज्यादातर हमारा मेन RFIC से होता है, ज्यादातर कंडीशन में देखा गया है। लेकिन हम एक वो वाला काम करेंगे ही नहीं, एक तुक्का भेड़ काम करना हमारा काम नहीं है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, नेटवर्क सेक्शन पूरा समझेंगे, क्या आईसी क्या होती है और किस आईसी पे कितना वोल्टेजेस होता है, वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट समझेंगे, उस आईसी को कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल समझेंगे, सारी चीज को 1 बाय 1 देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे लैपटॉप की स्क्रीन पर और हमारी माइक्रोस्कोप की स्क्रीन के साथ। हाँ जी, चलिए तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं पूरा और देखते हैं कि इसका वोल्ट को आई स्कैन डायग्नोस करेंगे। आई स्कैन डायग्नोस का मतलब कि इसमें वोल्ट में काम क्या क्या हुआ है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बोर्ड को पूरा डीअसेंबल कर लेते हैं। हमने बोर्ड को डीअसेंबल कर लिया है और अब हम देखेंगे कि इसको पूरा निकाल करके कि इसमें क्या क्या होता है, और हमें सारी आईसी की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। और हर एक आईसी का रिक्वायर वोल्टेजेस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहां से हम इसको पूरा बाहर कर लेते हैं और ये होता है हमारा नेटवर्क वायर, इसको भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर इसका जो सीपीयू है उधर तो काम नहीं हुआ, लेकिन इसको सीपीयू को निकालने की या फिर हीट वगैरह मारने की कोशिश की गई है इस पे, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो पेस्ट लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। देन उसके बाद इसको अगर हम पलट के देखें तो इसका हमारा जो PFO है, PA जो हमारे 2GPA या 3GPA या 4GPA, अब ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनको हम समझेंगे। और ये जो हमारी इस फोन में आपको हर एक एक आईसी के बारे में बताएंगे कि ये आईसी क्या है और ये आईसी क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसकी पहचान क्या है, ठीक है। इसके पीछे एक और आईसी लगी होती है जो कि यहां पर होती है, इस आईसी को क्या बोलते हैं हम, तो पूरा फंडामेंटल समझेंगे। तो चलिए अभी समझते हैं हम पूरा इसका नेटवर्क सेक्शन, उसके बाद हम करेंगे इस पे काम। देखिए सैमसंग नेटवर्क सेक्शन, आईसी आइडेंटिफिकेशन, वर्क प्रोसेस एंड लाइव फॉल्ट फाइंडिंग, प्रोफेशनल एक्सप्लेन। सबसे पहली चीज एक्साइनोस का नेटवर्क सेक्शन में आईसी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे हम
कि सैमसंग का जो एक्साइनोस का नेटवर्क सेक्शन है उसमें क्या क्या आईसी लगी होती है। ठीक है, तो ये है हमारा बोर्ड जिसको हमने बना रखा है, इसी फोन का बोर्ड बना रखा है हमने। और इसमें एक आईसी होती है ट्रांसीवर, ट्रांसीवर जिसको हम WDR के नाम से जानते हैं या फिर SDR के नाम से जानते हैं या फिर MT61 के नाम से जानते हैं। यही हमारा इसमें ट्रांसीवर होता है और मेन RF कहलाता है। अब कौन सा होगा वो आगे चल के देखेंगे। 2GPA जिसको हम यहां पर बोलते हैं मेन FEM, फैम आईडी, और 3GPA एक होता है MMMB, MB मोबाइल वाली नहीं है, अलग है, MMMB PA। उसके बाद एक 4GPA होता है जिसको हम पैम बोलते हैं या फिर HBPA, हाई बैंड पावर एम्पलीफायर। DRX IC या फिर इसको डिवीजन मॉड्यूल भी बोलते हैं। मेन एंटीना, एक मेन एंटीना होता है इसमें, वो भी समझेंगे। डिप्लेक्सर्स, डिप्लेक्सर्स क्या होते हैं इसमें वो भी देखेंगे। तो ये है हमारा नेटवर्क सेक्शन पूरा। इस नेटवर्क सेक्शन में हम हमारी जो आईसी है, इस आईसी को बोलते हैं हम 2GPA या मेन फैम आईडी। अब इसको हमने कैसे पहचाना, इसको आगे समझेंगे। उसके बाद एक ये आईसी है जो कि हमारा 4GPA, सॉरी 3GPA, 3GPA है, लेकिन ये 3GPA क्यों है? MMBPA, मल्टी मोड मल्टी बैंड पावर एम्पलीफायर। ये किस लिए यूज होता है, क्या इसका वर्क होता है, आगे समझेंगे। ये है हमारा पैम 4GPA या फिर HBPA, हाई बैंड पावर एम्पलीफायर। ये है हमारा ट्रांसीवर या फिर मेन RF। तो ये कैसा होता है, कैसे दिखता है, आगे देखेंगे। अब ये पूरा हमारा नेटवर्क सेक्शन है। इसमें ये जो होते हैं ना छोटे छोटे, इनको बोलते हैं हम डिप्लेक्सर्स। ठीक है, इसमें कई सारे फिल्टर्स भी होते हैं हमारे, फ्रीक्वेंसी फिल्टर। और यहां पर ये है एंटेना, जो मेन एंटेना होता है। ये आईसी है S9 करके, ये जो नंबर है इसको बोलते हैं हम ट्रांसीवर, ट्रांसीवर या फिर मेन RF। ये जो आईसी है इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें कि इसमें क्या क्या है, तो मेन RF नोन एज ट्रांसीवर इन सैमसंग। मेन RF आपका ट्रांसीवर के नाम से जाना जाता है सैमसंग फोन में। मेन रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, मेन जो हमारा WTR होता है, जैसे कि हम SDR को समझते हैं, ये वही आईसी है, लेकिन सैमसंग में इस आईसी का नाम चेंज है। मेन रेडियो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, ये पूरे फोन की रेडियो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। हाउ टू फाइंड ट्रांसीवर विदाउट स्कीमेटिक, ट्रांसीवर को विदाउट स्कीमेटिक कैसे फाउंड करें। तो पहली चीज, मेन RF नंबर स्टार्ट, इसका जो मेन RF का नंबर है, इसका स्टार्टिंग नंबर होता है S9 या फिर S5। S9, ये देखो इसमें S9 लिखा है, या फिर S5। मेन RF इज ए बॉल आईसी इन नेटवर्क सेक्शन। मेन RF आईसी एक ऐसी आईसी है जो बॉल आईसी होती है नेटवर्क सेक्शन में। चलो इसको मैं आपको पहचान करना बताऊं कितने बोर्ड के साथ, 1 2 3 या 4। चलो सबसे पहले मैं इसी फोन में आपको बताऊं तो आप आसानी से देखकर पहचान लोगे। चलो ये दूसरा फोन है M215, इस फोन को हमने खोला है और इसमें आपको दिखेगा S9, ये देखो। और ये एक बॉल आईसी है, क्योंकि देखो ये इन सभी में लैग निकल रहे हैं, इसमें भी लैग हैं और इसमें भी लैग हैं। ये देखो एक बॉल आईसी है और इसका नंबर स्टार्ट हो रहा है S9 से। ये हमारी मेन RF है। आगे बढ़ते हैं। A50 में पहचाने, इसका नंबर स्टार्ट हो रहा है देखो S9 से, और ये एक बॉल आईसी है, बाकी ये भी लैग है, ये भी लैग आईसी है और ये भी लैग आईसी है। यही हमारा नेटवर्क सेक्शन है पूरा कवर अप जितना। ओके आगे बढ़ते हैं। और किसी फोन में पहचाने, और हमारा इसमें एक और फोन खोला हुआ है A307। इस फोन में अगर हम पहचाने तो देखो S9 यही लिखा है, ये हमारी मेन RF है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें एक हमारी ये जो मेन RF है और कितनी जगह यूज होती है इसको हम समझते हैं। तो अभी हम जो देखने वाले हैं,
इसमें क्या होता है, ये देखो M307, इसके अंदर अगर हम देखें तो आई होप आपने बहुत आसानी से पहचान लिया होगा इसको देख करके। S9 यही हमारी मेन RF है, बाकी सारी की सारी लैग आईसी है। आगे बढ़ते हैं M215, इस फोन में अगर हम देखें तो ये देखो S9 से स्टार्ट है, मेन RF है। आगे बढ़ते हैं तो इतने फोन्स 1 2 3 और 4 और एक 5, 5 फोन में हमने आपको लाइव चेक करके दिखाई। यही चीज आप किसी भी फोन में चेक कर सकते हो। चलो, मेन RF का फंडा क्लियर हुआ होगा आई होप आप सभी लोगों को। अब इसमें पहचानते हैं हम मेन FEM ID या फिर 2GPA। इसमें 2GPA कौन सा होता है, तो ये जो मेन एंटीना है ना, मेन एंटीना जिससे भी कनेक्ट होगा, जिस आईसी से मेन एंटीना कनेक्ट होगा वही हमारा फैम आईडी होगा। और स्पेसिफिकेशन, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, फ्रंट एंड मॉड्यूल, इसकी जो FEMID की फुल फॉर्म है फ्रंट एंड मॉड्यूल इंटरग्रेटेड डुप्लेक्सर्स। ये एक ऐसा फ्रंट एंड मॉड्यूल है इंटरग्रेटेड डुप्लेक्सर के साथ इंटरग्रेट होता है। एंड लो एंड मीडियम बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, लो बैंड एंड मीडियम बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसी को पावर एम्पलीफाई करता है, पावर देता है। लो बैंड और मीडियम बैंड को यह पावर प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं, वर्क फॉर 2GPA और 3GPA टाइप्स ऑफ नेटवर्क। 2GPA के नेटवर्क्स और 3GPA के टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में यह काम करता है। हाउ टू फाइंड ट्रांसीवर, सॉरी यहां पर ट्रांसीवर लिखा है तो आपको यहां पर लिखना है FEMID। वेट, ये जो हो गया थोड़ा गलत हो गया, तो आप यहां पर ट्रांसीवर की जगह फैम आईडी को फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड FEMID, पहला मेन नेटवर्क एंटीना कनेक्टेड होता है इससे। दूसरा रेक्टेंगल शेप होता है, ये जो शेप होता है ना एक बिस्किट जैसा शेप लाइक, तो इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल शेप। और तीसरा होता है ये लैग आईसी। लैग आईसी मेन एंटीना इससे कनेक्टेड होगा और रेक्टेंगल शेप में होगा और ये लैग आईसी होगा। ये तीन पहचान होती है। अच्छा, मेन एंटीना इससे कनेक्टेड कैसे पहचानेंगे, इसमें ना लाइनिंग बनी होती है। चलो पहचान कराता हूं मैं आपकी बहुत सारे मदरबोर्ड में, जितने मदरबोर्ड अभी हमने देखे थे फिर से उन्हीं मदरबोर्ड्स में पहचान करेंगे। तो देखो, अगर एक सेकंड में इसमें आपको थोड़ा क्लियर करता हूं। अगर आप इसमें देखोगे तो ये देखो, ये लाइन जा रही है। अब ये लाइन कहां जा रही है, ये देखो यहां से होकर यहां जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा 2GPA हुआ, राइट। दूसरी चीज ये लैग आईसी भी है और तीसरी चीज ये रेक्टेंगल शेप में भी है। इस तरीके से आपने इसके 2GPA की पहचान की। चलो दूसरे फोन में A505, इसमें पहचानते हैं 2GPA कौन सा है। अच्छे से देखो इसको। एक और चीज, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो यहां से होकर ये कनेक्शन यहां से होते हुए ये जा रहा है और ये यहां से जाकर ये डायरेक्टली इन सारी जगह से यहां पर एंटर हो रहा है। मतलब ये भी हमारा 2GPA है। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें मेन एंटीना कनेक्टेड है, प्लस ये रेक्टेंगल शेप में है और लैग आईसी है। आगे बढ़ते हैं, A307, A307 में मेन एंटीना कौन सा है, चलो देखते हैं। यहां पर हमने इसको कनेक्ट किया है तो ये देखो यहां से ये कनेक्शन जा रहा है और ये इन फिल्टर्स से होता हुआ डायरेक्टली इसमें एंटर हो रहा है। तो यही हुआ हमारा 2GPA। आगे बढ़ते हैं, M307, इसको अगर हम देखें तो यहां पर हमारा ये है टोटली हमारा ये, इसको बोलते हैं हम 2GPA। हमारा मेन एंटीना कनेक्टेड है, रेक्टेंगल शेप में है और लैग आईसी है। ओके, और मॉडल है हाँ M215, इसमें भी देखते हैं। तो आपको बहुत आसानी से इसमें लाइनिंग दिख रही होगी और आई होप आपने पहचान भी लिया होगा। ये देखो, ये हमारा 2GPA है। देखो इस तरीके से हमें आईसी की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए।
आई होप आपको 2GPA का भी पूरा क्लैरिफिकेशन हो गया होगा। अब बात करते हैं MMBPA, मल्टी मोड मल्टी बैंड पावर एम्पलीफायर। मल्टी मोड मल्टी बैंड पावर एम्पलीफायर इसमें कौन सा होता है? तो ये इसके जो 2GPA के बराबर वाला होता है ना, वही आपका ये मल्टी मोड पावर मल्टी बैंड पावर एम्पलीफायर होता है। स्पेसिफिकेशन होती है इसका, मल्टी बैंड्स रेडियो फ्रीक्वेंसी को पावर एम्पलीफाई करता है। बहुत सारी मल्टी बैंड्स रेडियो फ्रीक्वेंसी को पावर एम्पलीफाई करता है। प्लस वर्क फॉर 3G टाइप्स नेटवर्क्स, ये 3G टाइप्स के नेटवर्क्स में वर्क करता है। जो हमारे 3G, एक तरीके से हम इसको 3GPA भी बोल सकते हैं, मीडियम बैंड। और हाउ टू फाइंड, यहां पर भी ट्रांसीवर लिखा है तो इसकी जगह भी हमें ये ट्रांसीवर हटा के MMBA कर लेना है, ठीक है, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। सेम एज 2GPA, ये सेम 2GPA के जैसा दिखता है और रेक्टेंगल शेप में होता है और थर्ड लेगेसी होता है। चलो इसकी भी पहचान करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो हमारा 2GPA तो हमें पहचान आ रहा है, जिसमें मेन एंटीना कनेक्टेड है वो 2GPA, और उसके बाद ये जो बचा हमारा ये वाला आईसी, तो ये हमारा हुआ MMBPA। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा 2GPA तो हमारा ये साइड वाला, तो इसमें 2GPA के सेम जैसा ये है लेगेसी और रेक्टेंगल शेप। आगे बढ़ते हैं। A307, इसमें 2GPA कौन सा, क्या था 2GPA, ये 2GPA, और ये हमारा MMBPA, ठीक है। A505 में अगर हमने देखा था तो हमारा यही वाला 2GPA था, और इसके जैसा सेम ये हमारा रेक्टेंगल शेप में, इसको बोलते थे हम MMBPA। ओके, आगे बढ़ेंगे तो M215, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा 2GPA कौन सा था, ये 2GPA था, और ये हमारा 3GPA MMBPA। ओके, मल्टी मोड मल्टी बैंड पावर एम्पलीफायर। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बहुत बेहतर तरीके से। अब पैम होता है पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल, या फिर इसको HBPA बोलते हैं। HB का मतलब हाई बैंड पावर एम्पलीफायर। स्पेसिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर फॉर वर्क फॉर 4G LTE टाइप्स नेटवर्क्स। ये 4G के LTE टाइप्स नेटवर्क्स में वर्क करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी को पावर एम्पलीफायर करता है। हाउ टू फाइंड ट्रांसीवर विदाउट स्कीमेटिक, इसमें भी ट्रांसीवर हो गया है तो इसकी जगह भी आपको पैम करना पड़ेगा, इसकी जगह भी आपको ये करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हाउ टू फाइंड पैम विदाउट स्कीमेटिक। सबसे पहला 2GPA एंड 4GPA आफ्टर लेगेसी 4GPA, ठीक है। यहां पर 3GPA होगा, 2GPA और 3GPA के बाद जो भी लेगेसी होगी वो हमारी 4GPA की होगी, और रेक्टेंगल शेप में भी होती है ये हमारी, और किसी कभी कभी ये ना स्क्वायर शेप में भी होती है इस तरीके का, और इसमें हमारी ये लेगेसी होती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि इसमें ये कैसे हमें पहचाननी है। तो देखो, सबसे मेन चीज हमने क्या समझा, क्या पहचाना अभी। सबसे पहले हमने समझा RF, फिर 2GPA और फिर 3GPA। अब इसमें जो भी एक लेगेसी बची ना, ये हमारा 4GPA होती है। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया है यहां पर, ये चीज को थोड़ा नोटिस करो। ये बोर्नियो, यहां पर इसको 2GPA बता रखा है। अब 2GPA क्या होता है वो चीज भी मैं आपको लाइव विद स्कीमेटिक के प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। A505, चलो यहां पर तो ठीक है, इन्होंने ओनली PA ही लिखे हैं, क्योंकि इनको खुद भी एक कंफ्यूजन है कि 2GPA कौन सा है, 3GPA कौन सा है, या फिर इनको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मेन RF S9, ये मेन RF हुआ, ये हमारा हुआ 2GPA, ये हमारा हुआ MMBPA, और ये हुआ हमारा पैम आईडी, ठीक है, पैम। ये देखो पैम। और आगे चलते हैं और किसी फोल्ड में पहचानते हैं। ये देखो यहां पर हमारा इसके अंदर 4 ये ऐसी दिख रही हैं हमें, 1
RFIC 2 2GPA 3GPA और ये 4GPA। आगे बढ़ते हैं M307। M307 में अगर हम पहचान करें तो देखो इसमें 2GPA 3GPA और एक और लेग आईसी बचा है इसमें, इसको बोलते हैं 4GPA। ठीक है, आगे बढ़ो। M215 बहुत आसानी से पहचान कर सकते हो, ये देखो ये वही आईसी वही बोर्ड लग रहा है मुझे, और थोड़ा बैक करते हैं, दोनों सेम ही है बोर्ड, अगर जहां तक हम देखें तो दोनों लाइक है सेम ही है। ठीक है, तो आप इसमें पहचान ही गए होगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डिप्लेक्सर्स। तो ये डिप्लेक्सर्स काम कैसे करते हैं, ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं। एंटीना एक ही ट्रैक से क्या करते हैं, फेस शिफ्टिंग एंड मैचिंग नेटवर्क। ये क्या करते हैं, एक ट्रैक से ये डायरेक्टली क्या करते हैं, एक ट्रैक से रिसीव कराते हैं। ये RX और TX का फंडा आज के बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और एक ही ट्रैक से ट्रांसमिट कराते हैं TX। और स्पेसिफिकेशन होगी इसकी डिप्लेक्सर्स फॉर डिप्लेक्स ट्रांसमिट एंड रिसीव फ्रीक्वेंसी। हाउ टू फाइंड नियर बाई 2GPA 3GPA 4GPA एंड मेन RF। ये और लाइक एज स्मॉल आईसी, एक ऐसे लगते हैं कि छोटी सी आईसी लगी हुई है। ठीक है, 2GPA 3GPA 4GPA के पास मिलेंगे और ऐसा लगेगा कि एक छोटी सी स्मॉल आईसी लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ये एंटीना, इसकी स्पेसिफिकेशन देखें, रिसीव सिग्नल रिसीव एंड ट्रांसमिट प्रोसेस, सिग्नल को रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, आगे डिवीजन मॉड्यूल, डिवीजन मॉड्यूल या फिर DRX। ठीक है, अब डिवीजन मॉड्यूल और DRX कैसे पहचाने, प्लस डिप्लेक्सर्स। तो पहले डिप्लेक्सर्स देखेंगे, ये सारे के सारे हमारे डिप्लेक्सर्स हैं और इसमें कई सारे स्विचर्स भी हैं। तो वो एक थोड़ा छोटा ऐसा ही है, समझने की बात करें अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारी चीजें समझ आ जाएंगी, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। यहां पर देखो, अब मैं इसमें अगर आपको बताऊं डिवीजन मॉड्यूल, कॉल और इंटरनेट बूथ यूज, जब हम कॉल भी करते हैं और इंटरनेट भी चलाते हैं तो उस कंडीशन में इसका मेन रोल होता है। अगर हम कॉल कर रहे हैं और इंटरनेट नहीं चल रहा तो इसका फॉल्टी होने का कारण होता है। उसके बाद हाउ टू फाइंड DRX विदाउट स्कीमेटिक, DRX को विदाउट स्कीमेटिक कैसे पहचाने। नियर बाई नेटवर्क सेक्शन के लगा होता है और सब एंटीना कनेक्ट DRX। सब एंटीना होता है, एक होता है हमारे फोन में मेन एंटीना, एक होता है सब एंटीना, वो भी बताऊंगा। अब चलो इसकी तरफ चलते हैं, सब एंटीना क्या है और मेन एंटीना क्या है। देखो हमने कितने एंटीना देखे, एक ये है जो हाई बैंड की फ्रीक्वेंसी को, आपने देखा होगा किसी फोन में, जैसे कि A50 में दो नेटवर्क वायर लगते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये जो है ये जा रहा है 2GPA में, ये जा रहा है 2GPA में, ये लो बैंड की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है, और ये जा रहा है हमारा 4GPA में, तो ये हाई बैंड की फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। ये होते हैं हमारे मेन एंटीना, ये दो है मेन एंटीना। उसके बाद सब एंटीना क्या है, ये देखो ये हमारे सब एंटीनास है, ये सब एंटीना। अब सब एंटीना हमारे क्या होते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, इसको हम समझते हैं। ये जो सब एंटीना होता है, यहां से इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके का इस आईसी में आया, यही हमारा डिवीजन मॉड्यूल है, यही हमारी DRX है। ओके, आई होप ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई। अभी और बहुत सारी चीजें जो मैं आपको इसमें बताऊंगा, जैसे कि अगर हम इसमें देखें, ये हमारा DRX है। ठीक है, सब एंटीना इससे कनेक्टेड है। इसमें दो एंटीना होते हैं, एक होता है ये जो कि 2GPA में जा रहा है, इसको बोलते हैं LB लो बैंड एंटीना, इसको बोलते हैं LB एंटीना लो बैंड एंटीना। ये है HB हाई बैंड एंटीना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को लेता है। तो दो एंटीना लगे होते हैं, दो वायर लगे होते हैं, उन दो वायर का मतलब यही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे,
हम इसको थोड़ा और समझते हैं आगे बढ़ के। A30 हमें इसमें पहचानना है डिवीजन मॉड्यूल कौन सा है। तो ये हुआ हमारा मेन एंटीना। ओके, मेन एंटीना के बाद अब यहां पर हमारा L7 करके ये देखो आईसी, इसका मोस्टली ज्यादातर नंबर L7 से भी स्टार्ट होता है, L7। ओके, हमें देखना है इसमें सब एंटीनास। तो सब एंटीनास अगर आप देखोगे तो ये है हमारा सब एंटीना, और जो इसमें कनेक्टेड है यही हमारी DRX आईसी है या फिर डिवीजन मॉड्यूल है। आगे बढ़ते हैं, A307। अच्छा, यहां पर सब एंटीना दिया जरूर है, लेकिन ये तो देखो भाई वाईफाई सेक्शन के पास है, ये वाईफाई आईसी है जिसका नंबर S6 से स्टार्ट होता है। तो अब जब वाईफाई आईसी यहां पर है तो हमारी जो मेन आरएफ जो हमारा डिवीजन मॉड्यूल है वो कहां है? देखो भाई पहचानो, इधर तो है नहीं। अब आपको क्या देखना है, सब एंटीनास कहां लगे हुए हैं। तो देखो कुछ सब एंटीनास इस साइड लगे हुए हैं, अगर इस साइड लगे हुए हैं तो इसके पीछे जाना पड़ेगा हमें। चलो इसके पीछे चलते हैं, क्योंकि वो पीछे का मदरबोर्ड है, वहां से एंटीनास कनेक्ट नहीं होंगे, ऊपर से कनेक्ट होते हैं। तो देखो यहां पर आपको एक मॉड्यूल दिखेगा, डिवीजन मॉड्यूल, जो कि पीए इसके हाइन स्काई वर्क का है। तो यहां पर ये जो स्काई वर्क का पीए है ये हमारी DRX आईसी है, इसमें यहां पर ये DRX आईसी है। अब इन्होंने यहां पर पीए के नाम से दे रखा है, ये वही आईसी है जब आपका इंटरनेट ना चले कॉल के टाइम पे, तब इसी का फॉल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, M215 सेम निकलेगा, इसका भी पीछे ही निकलेगा, क्योंकि हमें देखना है सब एंटीना। तो सब एंटीना इसमें कहां लगे हुए हैं, ये देखो ये दो सब एंटीना लगे हुए हैं। अब आप जानते हैं कि बोर्ड के अंदर पीछे तो एंटीना नहीं लगा सकते, तो ये ऊपर करे जाते हैं और ये आपके DRX से कनेक्टेड रहते हैं। अब हम अगर इसको देखें तो यहां से इसके पीछे जो आईसी होगी वो हमारी ये आईसी होगी, देखो ये स्काई वर्क की आईसी। आई होप ये चीज भी आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे कोड्स ऑफ स्कीमेटिक, स्कीमेटिक्स के कोड्स समझेंगे, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कोड्स ही होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने ये कोड्स समझ लिए, सारी चीजों को 1 बाय 1 समझ लिया, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक बन जाएगा। चलो, तो सबसे पहले टीआर, कहीं पर अगर आपको टीआर लिखा देता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसीवर। पीए, पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। MMMB मल्टी मोड मल्टी बैंड। HBPA, जो मैं हर बार आपको पैम का नाम दूसरा बता रहा था, HBPA हाई बैंड पावर एम्पलीफायर। पैम पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। TX, TX का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल भेजना। RX, RX का मतलब होता है रिसीविंग, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को रिसीव करना। TRX अगर दोनों एक साथ लिखे हैं, TRX ट्रांसमिटिंग प्लस रिसीविंग, एक ऐसा ट्रैक जिससे सिग्नल आ भी रहा है और जा भी रहा है। BB, BB मतलब बेस बैंड। XO, XO मतलब क्रिस्टल। LB, LB मतलब लो बैंड। HB, HB का मतलब हाई बैंड। MB, MB का मतलब मीडियम बैंड। TCXO टेम्परेचर कंपेंसेटेड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ये होती है हमारी स्कीमेटिक की कुछ कोडिंग्स। नेटवर्क सेक्शन में जो ये लो बैंड है, लो बैंड, मीडियम बैंड, हाई बैंड, ये तीन तरीके के बैंड्स होते हैं। तो द मोस्टली यूज बाय टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया, हमारी इंडिया में जो कंपनीज होती हैं वो बैंड्स को यूज करती हैं, और इन बैंड्स की कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं कुछ इस तरीके से। बैंड 1 की फ्रीक्वेंसी है 2100 मेगाहर्ट्ज, जो कि एक मीडियम बैंड है। बैंड 8 की फ्रीक्वेंसी है 900 मेगाहर्ट्ज, जो लो बैंड है। बैंड 03 की फ्रीक्वेंसी है 1800 मेगाहर्ट्ज, मीडियम बैंड है। बैंड 40 की फ्रीक्वेंसी है 2300 मेगाहर्ट्ज, जो हाई बैंड है। बैंड 41 की फ्रीक्वेंसी है 2500 मेगाहर्ट्ज, जो कि एक हाई बैंड है। अच्छा, ये एक सर्किट निकाला हुआ है इंटरनेट के थ्रू, ये वो सर्किट है जिसमें हमने दिखाया है कि दिल्ली के अंदर कुछ बैंड्स जो टेलीकॉम कंपनी यूज करती है, जैसे एयरटेल,
बैंड 3, बैंड 40, बैंड 5, बैंड 8, बैंड 1। अब रिलायंस जियो के जो बैंड्स हैं वो 3, 5, 40। अगर 40 की फ्रीक्वेंसी देखोगे तो 2300 मेगाहर्ट्ज है, जो एक हाई बैंड है, मतलब 4G का, क्योंकि ये 4G सपोर्ट करता है। ठीक है। और 3G बैंड 3 भी एक हाई बैंड है, और बैंड 5 भी एक हाई बैंड है, तो ये बहुत हाई बैंड सपोर्ट करता है। अब आप देखोगे वोडाफोन में, तो इस तरीके से आप में इसमें बैंड्स सपोर्टेड होते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे फोन में कौन सा, हमारा जो भी एरिया है उसमें कौन सा बैंड काम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो एयरटेल ने हमारे सबसे ज्यादा बैंड 40 यूज हुआ है हाई बैंड के लिए, और रिलायंस जियो में भी बैंड 40 यूज हुआ है आपका, इसमें बैंड 41 है, और इसमें बीएसएनएल जो कि एक 2G फोन था, तो 2G बैंड 8 ही यूज हुआ है इसमें ज्यादा, बैंड 8 और बैंड 3 मीडियम बैंड। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सपोज डेट, तो हमारा फोन किसी ना किसी तरीके से हमारा सेल फोन टावर से कनेक्टेड होगा, जैसे कि या तो बैंड 40 पे हम बात कर रहे हैं, 2300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी बैंड 08 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, या फिर बैंड 1 2100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से अगर हमें ये सारे बैंड्स समझ आ जाएं कि ये जो बैंड्स हैं, इन बैंड्स का हम यूज कैसे करते हैं, या हमारे ये फोन में, या हमारे ये आरएफआईसी से कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो उसको हम बहुत इजीली काम कर सकेंगे। कि हम ये जितनी भी आईसी हैं इनकी रिक्वायर वोल्टेजेस, क्योंकि विदाउट एनर्जी हम खुद भी नहीं चलते और ये भी क्या चलेंगे। ठीक है। तो इसको क्या क्या वोल्टेजेस बनती है और इसमें कौन कौन सी आईसी वर्क करती है वो देखते हैं। फैम आईडी एक होती है, एक बीपीए होता है, और एक हमारा डिवीजन मॉड्यूल होता है, एक पैम आईसी होता है, ट्रांसीवर होता है, और एपीटी आईसी होता है। ये 6 आईसी हमारी नेटवर्क सेक्शन में वर्किंग होती है। अब बात समझेंगे कि इसको वोल्टेजेस कहां कहां से मिलती है। एक डीसी टू डीसी की वोल्टेजेस होती है, एक मेन पावर से वोल्टेजेस मिलती है। तो डीसी टू डीसी से जो वोल्टेजेस मिलती है, बी वेट आरएफ करके इसका नाम होता है, और ये वोल्टेजेस हमारी एपीटी को और पैम को और एमबीपी को जाती है। अदरवाइज डिवीजन को और फैम आईडी को ये वोल्टेजेस नहीं मिलती। और इस पे जो वोल्टेजेस होता है वो होता है हमारा 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेजेस, और ये वोल्टेजेस हमारा डिफॉल्ट ऑन होता है। डिफॉल्ट ऑन का मतलब क्या होता है वो चीज समझो। डिफॉल्ट ऑन का मतलब होता है कि ये वोल्टेजेस आपकी विदाउट सिम डालकर बन जाएगी, बिना सिम के बन जाएगी ये वोल्टेजेस हमारी। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं, ये वोल्टेजेस होती है हमारी डिफॉल्ट ऑन। ओके, ये वोल्टेजेस हमारी डिफॉल्ट ऑन होती है। आगे बढ़ते हैं। एक वोल्टेजेस और होती है VIO 1.8। ये वोल्टेजेस भी हमारी डिफॉल्ट ऑन होती है। ये हमारी 5 की 5 आईसी में जाती है, ट्रांसीवर को छोड़ के सारी आईसीओ में ये वोल्टेजेस जाती है, और एक ही वोल्टेजेस होती है जो सभी में जाती है। अगर यहां पर वोल्टेजेस नहीं मिलती तो आप यहां से दे सकते हो, और ये भी हमारी डिफॉल्ट। ये वोल्टेजेस हमारी पैम आईसी में भी जाती है, यही वोल्टेजेस हमारा बीपीए में जाती है, यही वोल्टेजेस हमारा फैम आईडी में जाती है, और यही वोल्टेजेस हमारा डिवीजन मॉड्यूल में जाती है, और यही वोल्टेजेस हमारा एपीटी आईसी में जाती है। और ये वोल्टेजेस भी हमारी डिफॉल्ट ऑन होती है जो बिना सिम के बन जाएगी। एक होता है VLDO 25 PMIC 2.8। एक एलडीओ होता है जो VRF FEM 2.8 का वोल्टेजेस निकालता है, और डिवीजन मॉड्यूल 2.8 की वोल्टेजेस। एक ही एलडीओ दो जगह पर वोल्टेजेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। जैसे कि हमारा ये है, एक इनपुट आउटपुट का एक 1.8 वोल्टेजेस है, ये हमारा 5 आईसी को वोल्टेजेस दे रहा है। इसी तरीके से ये हमारा 2 आईसी को वोल्टेजेस देता है। और फैम आईडी और डिवीजन मॉड्यूल की सिर्फ दो ही रिक्वायर वोल्टेजेस हैं, एक 2.8 और एक 1.8। और बीपीए की हमारी इसकी रिक्वायर वोल्टेजेस कितनी है अगर हम देखें तो एक वीवेट और एक 1.8। पैम आईडी की कितनी रिक्वायर वोल्टेजेस है, एक वीवेट और एक 1.8। एपीटीआईसी की एक 1.8 और एक वीवेट। इसी तरीके से हमने सारी आईसीओ की रिक्वायर वोल्टेजेस समझ ली। अभी ट्रांसीवर को हमने छोड़ा है, क्योंकि ट्रांसीवर की रिक्वायर वोल्टेजेस भी हम देखेंगे, लेकिन वन बाय वन। सबसे पहले ये हमारा नेटवर्क सेक्शन है, इसमें हम 2GPA को कॉपी कर लेते हैं, और 2GPA की जो रिक्वायर वोल्टेजेस है हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने पर ये देखो हमारा 2GPA है, और इसकी 4 नंबर की पिन एंटीना की होती है हमेशा,
और हमारा 29 नंबर पे आता है आपका 2.8 और 30 नंबर पे आता है 1.8। उसके बाद सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, ये आपका आता है 31 पे और 32 पे। इस चीज को आप नोटिस कर लो, इसी फोन में नहीं, ये सभी फोन में आता है। चलो चेक करा देता हूं। ये चीज बड़ा ध्यान देने वाली है कि 4 नंबर पर एंटीना, 29 और 30 पर 30 पर 1.8, 29 पे 2.8, 31 और 32 पर हमारा सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। ये कितना इंपॉर्टेंट है और कब जरूरत पड़ेगी इसकी, चलो देखते हैं। तो हमारे पास एक और स्कीमेटिक खुला हुआ है A505। क्या करते हैं हम, इसका 2GPA को कॉपी करते हैं। तो 2GPA हमारा ये होगा, इसको हमने कॉपी किया और इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद पता चला, देखो हमारा 4 नंबर का जो लाइन है वो एंटीना का है PRX। PRX का मतलब होता है प्राइमरी रिसीविंग। ओके, एंटीना लो बैंड, यहां पर ये लो बैंड का एंटीना है क्योंकि यहां पर दो एंटीने लगे हैं, एक लो बैंड और एक मीडियम बैंड। दो एंटीने होते हैं ना A50 में, दो दो नेटवर्क वायर कनेक्टेड होते हैं आप सभी की भाषा में अगर बात करें तो। और देखो 29 और 30, 29 और 30 इधर चलते हैं। देखो 29 और 30, 29 और 30 दो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट 2.8 1.8, 2.8 1.8। कितना बढ़िया सीक्वेंस है, एकदम से सारे के सारे वोल्टेजेस 31 32 पे सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा आता है। आसानी से ये चीज आप चेक कर सकते हो, विदाउट स्कीमेटिक आप इसको समझ सकते हो कैसे, चलो आगे समझेंगे। अब बात करते हैं इसका मीडियम बैंड या 3GPA या 4GPA। हम यहां से कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करते हैं। ये है हमारा 3GPA और इसकी हमने रिक्वायर वोल्टेजेस को देखा था। इसकी रिक्वायर वोल्टेजेस क्या क्या थी, एक हमारा VCC जो कि हमारा APTIC का है। चलो इसको मैं दिखा देता हूं। ये आता है हमारा APTIC से और ये दो IC को जाता है, एक MMMBPA और एक हमारा PAM-IC। PAM-IC में जाता है और हमारा जाता है MMMBPA। इनकी 3 वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और इसकी 2 वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट है। देखो जैसे कि VRF PAM VCC1 और VVAT RF और हमारा VIO 1.8। अगर आप देखोगे तो VVAT 11 नंबर और हमारा 19 नंबर पर VVAT आता है, 11 और 19 पर VVAT आता है और 36 और 37, 36 और 37 नंबर की पिन पर आता है हमारा जो कि APT पावर का वोल्टेज होता है और हमारा 6 नंबर पे VIO का 1.8 वोल्टेज। ये देखो 1.8 वोल्टेज। अगर हम देखें तो हमारा 8 और 9 नंबर पे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक आता है। इस चीज को भी आप नोटिस करिए। अब यही चीज हम किसी दूसरे फोन में देखें तो हमने एक A50 खोल रखा है। A50 में हम जाएंगे, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और नेक्स्ट किया। मैच करो 19 और 11 नंबर पर VVAT, 17 37 और 36 नंबर पर, 36 और 37 नंबर पर आपका आ रहा है VCC जो आपका APT पावर से आएगा, 6 नंबर पर VIO, 8 नंबर पर क्लॉक और 9 नंबर पर डाटा। ये देखो पूरा सेम है, बस विदाउट स्कीमेटिक आप कर सकते हो। कैसे, मैच करके। आपको आना चाहिए स्कीमेटिक। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो रिक्वायर वोल्टेजेस, इसकी 3 वोल्टेजेस की रिक्वायर थी 1.8 VRF और PAM, ठीक है, जो कि हमारा VCC1 और ये वोल्टेजेस आएगा हमारा APT पावर से। अगर हम देखें तो यहां पर एक APT पावर लगी होगी, ये देखो APT मॉड्यूलेटर। और ये APT-IC कैसे काम करती है, क्या करती है, इसको तो बाद में समझेंगे, अभी नहीं। आगे बढ़ते हैं। हमने किसका देखा, PAM-IC का और MMBPA, सॉरी FEMID और MMBPA देख लिया। अब देख लें PAM-IC। इन सभी की जो वोल्टेजेस रिक्वायरमेंट है वो सारी देखेंगे। दो देख लिए, एक हमारा ये और एक हमारा ये, 2GPA और 3GPA देख लिए हमारी भाषा में। अब हम ये जो मेन पैम है जो HB हाई बैंड का पैम है, तो इस पैम को देखते हैं। इसका एक है 1.8 और यहां पर है VVAT RF और यहां पर है ये VCC1, जो कि हमारी ये जो वोल्टेजेस है, अगर इस वोल्टेजेस की हम रिक्वायरमेंट समझें तो ये हमारी APT से आ रही है और ये हमारी पावर से आ रही है और ये हमारी DC टू DC से आ रही है।
और इसका भी सेम ही सर्किट होगा 4 8 7। अगर हम इसको दूसरे फोन से मैच करें तो दूसरे फोन में भी देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। अब यहां पर हमारा जो है ये पैम, इसमें हमने इसको कंट्रोल V करके पेस्ट किया और नेक्स्ट किया। यहां पर हमारा इसमें 7 8 नंबर पे क्या आया, VCC, 7 नंबर पर VWAT और 4 नंबर पर VIO। अच्छा, पिछले वाले में क्या था देखते हैं। पिछले वाले में था 7 8 4। सेम, इसमें कुछ डिफरेंट तो नहीं। क्या था इसमें भी 7 8 4 7 8 4 7 8। इस तरीके से आप इसको बहुत ही डीप लेवल पर स्टडी कर सकते हो। चलो, ये हुआ इसका। अब बात करते हैं ट्रांसीवर। तो ट्रांसीवर को कई सारी वोल्टेजेस मिलती है। एक VRF TCXO 1.8 जो पावर से डायरेक्टली ट्रांसीवर को मिलती है, एक जो कि LDO 20 से निकलती है, एक मिलती है VLDO 6 PMIC से 1.1, एक निकलती है यहां पर VLDO से 0.3 और एक और निकलती है वोल्टेजेस TXLO। यहां से एक LDO से मिलकर 2 वोल्टेजेस बना के यहां पर दी जाती है, जो कि हमारी इस तरीके से होती है। यहां पर टोटल मिलाकर कितनी वोल्टेजेस जा रही हैं आप देखते रहो। VRF TXLO 1.2 1.2 और ये एक ही वोल्टेजेस आपकी। अब यहां पर देखो, LDO 22 से 2 वोल्टेजेस दी गई, LDO 23 से 2 वोल्टेजेस दी गई, LDO 24 से 2 वोल्टेजेस दी गई, LDO 26 से 1 वोल्टेजेस, LDO 20 से 1 वोल्टेजेस, LDO 03 से 1 वोल्टेजेस। टोटल मिलाकर कितनी वोल्टेजेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 वोल्टेजेस हमारी मिलनी चाहिए। और ये कैसे मिलेगी लाइव प्रैक्टिकली चेक करेंगे, और इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं। तो इसको हमें देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा, इसका RF कॉपी करना पड़ेगा। किसी भी फोन का कर लो कॉपी, मैं ये नहीं कहता इसी का, किसी भी फोन का। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहां पर देखो वोल्टेजेस गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी वोल्टेजेस टोटल मिला के? RFIC की 9 वोल्टेजेस, टोटल मिला के 9 वोल्टेज। ये 9 की 9 वोल्टेजेस हमें समझनी है, कब बनती हैं, कैसे बनती हैं, ये सिम लगाने के बाद बनती हैं और कैसे बनेंगी, और ये हमारी ये वाली वोल्टेजेस भी कैसे बनेगी आगे देखेंगे। चलो, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स प्लस फ्रीक्वेंसी। इसको जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं सीपीयू से और पावर से क्या रहता है। तो सीपीयू से एक RFFE क्लॉक और RFFE डाटा की लाइन निकलती है। पहले डाटा देखते हैं किन किन से कनेक्टेड होता है। 5 की पांचों आईसी से हमारा RFFE कनेक्टेड होता है। जो डाटा हमारा MMBPA में भी जाता है, पैम आईसी में भी जाता है, FEMID में भी जाता है, FEMID में, और डिवीजन मॉड्यूल में भी जाता है, प्लस APTIC में भी जाता है। RFFE क्लॉक ये भी सभी में जाएगा। जब डाटा जाएगा तो क्लॉक भी सभी में जाएगा। तो यही हमारा क्लॉक और डाटा हमारा सारी आईसीओ में जाता है, डिवीजन मॉड्यूल और एपीटी पावर सभी में। और ये जो RFFE क्लॉक और डाटा है, अगर ये मिसिंग हुआ तो हमारे फोन में फॉल्ट क्या आता है, फोन हमारा नो सर्विस में चला जाता है, रेडियो ऑफ की प्रॉब्लम आती है। और इसका जो जीआर, इसमें जो जीआर होता है और फ्रीक्वेंसी क्या आता है, इसका जो जीआर होता है वो होता है 300 से लेकर 800 ओम्स प्लस फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इसकी लाइव चेक करके दिखाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा इसमें एक ट्रांसीवर से जो कनेक्टेड होता है RF स्पीडी करके एक ट्रैक कनेक्टेड होता है, और एक कनेक्ट होता है RFIC रीसेट करके, जो कि डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होता है। PMIC से इसको एक फ्रीक्वेंसी मिलती है जो कि होती है आपकी 26 मेगाहर्ट्ज की TCXO फ्रीक्वेंसी।
ये फ्रीक्वेंसी मिलना भी बहुत जरूरी है। अगर ये फ्रीक्वेंसी भी नहीं मिली तो भी हमारा फोन नो सर्विस में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स मैं आपको दिखाऊं हर एक आईसी में, चलो दिखाता हूं। तो सबसे पहले ट्रांसीवर से स्टार्ट कर लेते हैं, आरएफ एसपीडी और आरएफ रीसेट, आरएफआईसी रीसेट, स्पीडी, ये दो सिग्नल हमारे इससे इसको मिलते हैं। ओके, यही सिग्नल्स अगर हम इस फोन में चेक करें तो हम क्या करेंगे, तो अभी हम इसको आरएफ क्लॉक आरएफ डाटा देख लेते हैं, आरएफएफई क्लॉक और आरएफएफई डाटा, जो हमारा पैम आईसी 4GB है। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क सेक्शन, ये चलते हैं अभी हमारा ट्रांसीवर। ट्रांसीवर में अगर हम कंट्रोल वी करके पेस्ट करें और इसको आगे देखें तो इसमें देखो स्पीडी और रीसेट, आरएफआईसी रीसेट, आरएफआईसी स्पीडी, इस तरीके से इसमें कनेक्शन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 2GPA, 2GPA में भी आरएफएफई क्लॉक और आरएफएफई डाटा रहेगा। ये देखो आरएफएफई क्लॉक और आरएफएफई सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें ये जो हमारा पैम मॉड्यूल होता है MMMBPA, जो का मल्टी मोड हमारा मल्टी मोड मल्टी बैंड्स पावर एम्पलीफायर होता है, इसमें भी आरएफ क्लॉक और आरएफ डाटा, ये आरएफ क्लॉक और आरएफ डाटा हमारा आईसी से सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। ओके, आई होप ये चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होगी। TCXO इन 26 मेगाहर्ट्ज, इसको देखते हैं ये कहां पर मिलेगा। तो हमें इसके लिए आरएफआईसी को कॉपी करना पड़ेगा, ये है हमारा आरएफ का नंबर और हम इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट किया तो यहां पर हमें देखो TCXO इन ये सप्लाई मिलेगी और यहां पर हमारा एक सीरीज में कैपेसिटर लगा हुआ है, मेन TCXO इन 26 मेगाहर्ट्ज की ये सप्लाई है। आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है 2G या फिर GSM नेटवर्क वर्किंग प्रोसेस। देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि 2G का नेट काम करता है और 4G का नेट काम नहीं करता। तो 2G का नेट कैसे काम करता है और 4G का नेट कैसे काम करता है, तो इसके लिए सबसे मेन चीज होती है कि आपको बैंड्स की नॉलेज हो। तो बैंड्स जैसा कि हमने देखा, कौन कौन से बैंड्स देखे, उन बैंड्स पे हम थोड़ा नजर मारते हैं। हमने इसमें बैंड्स देखे थे, ये लो बैंड, इस तरीके से हमने कई सारे बैंड्स को देखा था। हमने देखा था इसमें एक बैंड 40 जो कि हमारा हाई बैंड था। अभी हम बात कर रहे हैं 2G, तो 2G में बैंड 8 आएगा, लो बैंड। ठीक है, 2G बैंड जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को भी हम समझते हैं, बैंड 8 की फ्रीक्वेंसी की कैसे ट्रांसमिटिंग होती है। और ये जो वीडियो होने वाली है, ये समझ लो आप यहां तक आने के लिए आपने बहुत इंतजार किया और ये चीज आपको नहीं पता थी। आगे बढ़ते हैं, ये जो होता है ट्रांसीवर और यहां से सीपीयू, ट्रांसीवर, पैम और फैम आईडी, ये है हमारा एंटीना और एंटीना से सप्लाई जाती है एक कैपेसिटर में और कैपेसिटर से ये सप्लाई जाती है कॉइल पे, कॉइल से फिर एक रजिस्टर पे और इस रजिस्टर पे एक वोल्टेजेस प्रोवाइड की जाती है जो कि 1.8 की वोल्टेजेस होती है। और यहां पर एक और रजिस्टर लगा हुआ है जहां से ये ट्रैक डायरेक्टली सीपीयू में जाता है। भाई मेन एंटीना का सीपीयू से क्या कनेक्शन, और ये लाइन का नाम बनता है केबल डिटेक्शन। क्या है इसका फंडा, इसको अब हम समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको फिर आना पड़ेगा स्कीमेटिक में और अभी हमें चलना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमारा ये जो है मेन एंटीना, इसको हमें कॉपी करना होगा। जैसे कि आप अगर देखोगे तो मेन एंटीना हमारा कहां पर लगा हुआ है इस फोन में, ये देखो ये लगा है मेन एंटीना। हम इस मेन एंटीना को कॉपी करेंगे, ठीक है। और इस मेन एंटीना को कॉपी करके हम थोड़ा इसको क्लीन भी कर लेते हैं अच्छे से, ताकि और क्लीन हमें नजर आए, क्योंकि इसमें किसी ने पेस्ट वगैरह डाला है और इस पे काम किया है। ठीक है, आई होप ये काफी क्लियर आपको दिखने लगा होगा। थोड़ा इसको क्लीन करते हैं।
चलिए देखिए, अभी ये जो हमारा मेन एंटीना है, ठीक है, मेन एंटीना यहां से हमने इसको मेन एंटीना को कॉपी करना है और मेन एंटीना का कनेक्शन हमें 2GPA तक पहुंचाना है। सबसे पहला हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, कंट्रोल V, और जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहां पर इसमें कुछ सप्लाईज मिलती है। देखो, जैसे कि इसके ट्रैक में लगी है एक कॉइल और एक लगा है कैपेसिटर, जैसा कि अभी आपने देखा भी था, क्या एक कैपेसिटर लगा है और एक लगी है कॉइल, ठीक है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल से कनेक्शन गया हमारा एक रजिस्टर पर, जिस पर 1.8 वोल्टेजेस पुल अप की जा रही है, और फिर ये ट्रैक गया हमारा एक रजिस्टर के थ्रू, केबल डिटेक्शन की ट्रैक बना, और इसको अगर हम कॉपी करें, नेक्स्ट करें, तो ये जा रहा है हमारा UCP 400, मतलब ये हमारा CPU है जो कि हमारा एक्साइनोस का लगा हुआ है। ओके, यहां पर आप देखोगे एक्साइनोस 9611, और यहां पर ये केबल डिटेक्शन हो रहा है। अब ये जो केबल डिटेक्शन है, ये कैसे होता है, इस चीज को हम समझते हैं। देखो, यहां पर इन्होंने बताया कि यहां से एक जो कनेक्शन है, यहां से एक कनेक्शन गया कॉइल पे, तो अगर हम इसको देखें डायरेक्टली, इसको ही देखकर समझे, तो ये जो कॉइल है यहां पर लगी है, यहां से होते हुए ये कॉइल है, ओके, फिर उसके बाद ये कैपेसिटर है, ये कॉइल का कनेक्शन गया होगा इस रजिस्टर पे, और इस रजिस्टर पे वोल्टेजेस दी जा रही होगी, यहां पर एक कैपेसिटर लगा है और यहां से आउट हो रही होगी। क्या यही कनेक्शन है? चलो समझते हैं कैसे। देखो, यहां पर हमारा ये जो केबल डिटेक्शन है इस तरीके से होता है, तो इस कॉइल को हम सबसे पहले कॉपी करते हैं। ये कॉइल हमारी कहां लगी है, कंट्रोल V, और हमने देखा ये कॉइल, ये देखो वही कॉइल है जहां पर हम समझ रहे थे, ये कॉइल वही है जो अभी हम देख रहे थे। कौन सी कॉइल? ये देखो, ये वाली कॉइल है। ओके, थोड़ा और क्लियर करके देखते हैं। अब हमारा ये जो कॉइल है, इस कॉइल से एक रजिस्टर पे कनेक्शन जाता है, तो इस रजिस्टर को हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम यहां पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V और नेक्स्ट। तो इस रजिस्टर पर हमारा इसका कनेक्शन आ रहा है। कौन सा रजिस्टर? इस रजिस्टर पे वोल्टेजेस पुल अप की जा रही है। अब आउट किस रजिस्टर से हो रही है? ये वाला रजिस्टर। इस रजिस्टर को कॉपी करते हैं और कंट्रोल V करके पेस्ट करते हैं, तो इस रजिस्टर पे हमारी वोल्टेजेस पुल अप की जा रही है, केबल डिटेक्शन। देखो, ये वोल्टेजेस जो कि हमारी केबल डिटेक्शन की वोल्टेजेस बन रही है। अब ये जो केबल डिटेक्शन की वोल्टेजेस है कितनी बनेगी, तो यहां पर हमारी ये जो वोल्टेजेस बनेगी वो वोल्टेजेस होगी 1.2 वोल्टेजेस। तो ये वोल्टेजेस हम कहां चेक कर सकते हैं? इसमें जाके इस रजिस्टर पर, कहां? हमारा ये रजिस्टर, ये यहां से। कैसे? चलो थोड़ा और डीप लेवल में समझाता हूं। यहां से चलो, देखो, ये हमारा एंटीना है, इस पे हमने क्लिक किया तो ये एंटीना कहां गया हमारा? एक कॉइल पर। ये हमारी कॉइल थी, इस कॉइल पे हमने क्लिक किया तो इस कॉइल का कनेक्शन है यहां से एक डायोड से और एक कैपेसिटर से, जो दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। और यहां पर ये देखो 1 पॉइंट यहां पर लिखा भी है VRF MIPI 1.8 वोल्टेजेस इस रजिस्टर पे पुल अप किया जा रहा है, और यहां से इस रजिस्टर को ये दिया जा रहा है, और ये यहां से केबल डिटेक्शन की पिन है जो आउट कर रही है। देखो, अब ये ट्रैक हमारा जो जाना चाहिए वो सीपीयू में जाना चाहिए। हाँ देखो, ये सीपीयू में जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा पैड पूरा वर्किंग काम कर रहा है। आई होप आपने ये लाइन कभी भी चेक नहीं की होगी, कभी जिंदगी में शायद आपने ये लाइन चेक की हो। और इस लाइन पे जो वोल्टेजेस बनता है वो 1.2 वोल्टेजेस बनता है। कब? इसका भी एक फंडा होता है, जब तक ये एक एंटीना नहीं लगा है तब तक इस पे वोल्टेजेस बनेगा। कैसे? उस चीज को हम समझ लेते हैं। यहां पर हमारा ये जो वोल्टेजेस बनेगा ना, यहां पर 1.8 वोल्टेजेस बनेगा। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें बोर्ड को, मदरबोर्ड में, और बोर्ड को फिक्स करने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। अब यहां पर हमने इसको ऑन करने के लिए
पावर की को प्रेस कर लेते हैं। फोन आई होप आपको दिख रहा होगा, ये गैलेक्सी लिखकर आ गया, फोन ऑन पे डाल दिया। अब यहां पर हम वोल्टेजेस चेक करेंगे, क्योंकि ये वोल्टेजेस कब बनेगी हमारी, हम दो तरीके से इसको चेक करेंगे। अभी जो कंडीशन है इसकी, हमारी लॉजिक हमारा हाई है। कैसे, देखो अभी हमारी ये जो वोल्टेज है इस पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस रजिस्टर पे रखते हैं, क्या मिला, सॉरी क्या मिला 1.7 1.3, ठीक है 1.3 वोल्टेजेस यहां पर मिल रही है। अब यही वोल्टेजेस हमारी अगर हम ये केबल को लगा दें, आई होप आपको दिख रहा होगा, जो हमारा एंटीना वायर है इसको लगा दें, देखो अब ये वोल्टेजेस हमारी जीरो हो जानी चाहिए। किस तरीके से, ये देखो वोल्टेजेस जीरो, कोई वोल्टेजेस नहीं। अब यहां पर क्या था हमारा, इस कंडीशन में जब हम इसको निकाल दे रहे हैं तो लॉजिक हाई हो जा रहा है, और यहां पर लॉजिक लो होने की वजह से यहां पर हमारा ये पूरा हमें पता चल रहा है। देखो यहां पर 1.3 वोल्टेजेस पूरा आ रहा है, देख सकते हैं आप, ये 1.3 वोल्टेजेस या 1.2 वोल्टेजेस ही होता है एक्चुअल में, ठीक है। फोन हमारा ऑन कंडीशन पे है, सिर्फ और सिर्फ ऑन कंडीशन पे है, फोन में सिम अभी तक कनेक्टेड नहीं है। आई होप आपको ये चीज बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब आगे का कनेक्शन सुनिए। फिर यहां से क्या होता है, यहां से ये सप्लाईज आगे बढ़ती है। हमारा ये जो फोन होता है, फोन का हमने इसमें समझा, फिर इस कैपेसिटर से आगे ये कॉइल एक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, दो कॉइल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और एक कॉइल यहां पर सी से डिनोट की है, लेकिन ये कॉइल है एक्चुअल में, इसका सिंबल से पता चलता है। तो यहां से एक कॉइल हमारी इस फिल्टर में आ रही है, ये एक फ्रीक्वेंसी फिल्टर होता है, और इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं। यहां से लेके आप यहां पर करोगे जंपर, बाईपास हो जाएगा। आगे बढ़ के यहां पर एक RFIC डिटेक्शन इन बन रही है, इसका कोई इशू नहीं है। आपको यहां से ये ट्रैक पूरा डायरेक्टली इसमें कनेक्शन क्या होगा, किस तरीके से, देखो सबसे पहले इसमें लगा हुआ है, ये डायरेक्टली एक एंटीना डिटेक्शन जाता है जब यहां पर हमारा वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो ये वोल्टेजेस आपकी इस तरीके से हमारी एंटर होती है, और इस कनेक्शन में लगी हुई है एक कॉइल जो कि हमारी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब ये कॉइल क्या करेगी, और इस पे कितना वोल्टेजेस, जी देखो अब कॉइल कनेक्टेड है तो यहां पर ग्राउंड आएगा, ग्राउंड आएगा। ये चीज हमें कैसे बता, आगे बताएंगे। उसके बाद ये कैपेसिटर है, और एक कैपेसिटर हमारा यहां पर हमें ग्राउंड मिल रहा है। अब देखो यहां पर मैं आपको कनेक्शन समझाता हूं थोड़ा। हमने क्या किया, इस कॉइल को, ये कॉइल का कनेक्शन तो यहां गया, फिर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पास एक कॉइल ग्राउंड है, आपने शायद ग्राउंड कॉइल देखी है या नहीं, लेकिन यहां पर एक कॉइल ग्राउंड है। अब यहां पर इसके एक साइड तो हमें बीप नहीं मिलेगी और दूसरी साइड बीप मिलेगी। चलो चेक करके बताते हैं, और हम यहां से इसका बैटरी का कनेक्शन हटा देते हैं। अब यहां पर ये जो कॉइल है हमें बीप देना चाहिए, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के एक साइड बीप मिलेगी हमें, किस साइड, देखो इस साइड मिली बीप, लेकिन बीप के साथ आपको कुछ रीडिंग भी मिलेगी, रीडिंग मिली 0.89, ये पूरा एक्चुअल का ग्राउंड नहीं है। अब आप लोग इसमें क्या करते हैं, ग्राउंड दे देते हैं कहीं से, तो ये ग्राउंड नहीं होता, ये फीडबैक का ट्रैक बन जाता है एक, और इस साइड आपको ये कोई बीप नहीं मिलेगी, इस साइड भी कोई बीप नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कॉइल है ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। अब यहां पर कुछ लोग इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट समझ लेते हैं, वहीं पर हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये कॉइल लगी है ग्राउंड के साथ, अगर हम कॉइल को समझें तो कॉइल इंटरनली शॉर्ट होती है, ये देखो ये कॉइल लगी है, कॉइल इंटरनली शॉर्ट होती है, जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होकर इसको भी ग्राउंड कर दिया इसने, और यहां पर पूरी जगह पर अब ये ग्राउंड चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 नंबर पर पिन डिटेक्ट होती है, और किस तरीके से होती है, ये देखो एक हमारा F10006 लगा हुआ है, ये कहां लगा है इसको मैं दिखा देता हूं, ये हमारा इसके पास, ये देखो ये लगा हुआ है।
चलो यहां पर दिखाता हूं मैं आपको, और ये देखो ये लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से इसका पूरा डिटेक्शन होता है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो पूरा सर्किट बीप कर रहा है, आपको बीप की साउंड आ रही होगी, ये देखो बीप कर रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ रीडिंग्स भी है। 1.2 ओम्स, 1.2 ओम्स की रीडिंग है। ये देखो पूरा सर्किट बीप करेगा, लेकिन एक्चुअल में ना ये हमारा ट्रैक पूरा ओके है। ओके, आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि नेटवर्क सेक्शन में ग्राउंड क्यों आता है। अब हम जैसे कि ये एंटीना से हमने क्या किया, एक सिग्नल को रिसीव किया। ये इस एंटीना से अब हम सिग्नल को रिसीव करेंगे, तो रिसीविंग हमारी कहां तक जानी चाहिए, रिसीविंग हमारी ट्रांसीवर तक जानी चाहिए। हम रिसीव क्या कर रहे हैं बताएं आप मुझे, हम रिसीव कर रहे हैं बैंड 8 को। तो हम चलते हैं, हम डायरेक्टली इस आईसी में ये एंटीना कनेक्ट हुआ, मतलब ये हमारा 2GPA है। तो अब हमें क्या रिसीव कर रहे हैं, यहां पर हमें इन TX और RX, ये देखो TX और RX का बहुत ध्यान रखना है। TX मतलब ट्रांसमिट, कि हम कोई सिग्नल भेज रहे हैं, और RX मतलब रिसीव, हम कोई रिसीव कर रहे हैं। तो बैंड 8 का रिसीव कर रहे हैं, तो देखो ये बैंड 8, ठीक है। बैंड 8 का ये जो सिग्नल है, इस पे हम क्लिक यहां से चलेंगे, तो देखो इसके एक कनेक्शन में फिर कॉइल लगी है, कॉइल फिर ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब इस पूरे सर्किट पर बीप आएगा, ठीक है। और ये है प्राइमरी PRXTR इन बैंड 8 GSM, ये हमारा जो लो बैंड की सप्लाई है। अच्छा, ये कॉइल्स हम देखते हैं कहां लगी है। एक इसको हमने कॉपी किया और लेआउट में पेस्ट करेंगे, Ctrl+V एंड नेक्स्ट। हमने इस पे क्लिक किया और ये मिली हमको NC। ये जो जितना भी ग्रीन कंपोनेंट होता है ये NC होता है, मतलब यहां पर कॉइल होगी ही नहीं। चलो ये चीज दिखाऊं मैं आपको, आ जाओ भाई। ये देखो यहां पर खाली जगह है बट कॉइल नहीं है। आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। देखो यहां पर ये कॉइल लगी थी, लेकिन यहां पर कॉइल नहीं है, तो मतलब यहां पर ग्राउंड अभी नहीं आएगा। दूसरी कॉइल पर क्लिक करते हैं, इस कॉइल पर हमने क्लिक किया, देन हमने इसको यहां पर Ctrl+V करके पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, और ये कॉइल भी यहां पर नहीं है। तो यहां पर बीप का सवाल नहीं होता। एक है यहां पर ये जो सीरीज में लगी हुई है, इसको हम कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो यहां पर देखते हैं, अब ये कॉइल यहां पर लगी हुई है, कहां, ये देखो। तो इस कॉइल को हम चेक करें डायरेक्ट, क्या ये बीप देती है? देखो कोई बीप नहीं। अगर ये कॉइल यहां पर ये कनेक्टेड होती, तो इसके एक साइड हमारा ग्राउंड रहता है, तो ये बीप दे जाती, लेकिन यहां पर ये नहीं दे रही है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। जैसे कि हम अगर इस सर्किट को ये कॉइल दे दें, अगर हम ये कॉइल दे दें, तो यहां पर ये बीप देने लगेगा, लेकिन यहां पर अभी ये सर्किट हमारा क्या देगा। चलो इस चीज को हम डालते हैं डायोड मोड पे, फिर पता चलेगा हमारा ये क्या देगा। रेड प्रोब को हम ग्राउंड करेंगे और ब्लैक प्रोब को इस पर रखेंगे। देखो GR आ गया, मतलब ये आईसी से कनेक्शन इसको मिल रहा है। एक सेकेंड मैं अभी रखता हूं दोबारा। यहां पर देखो हमने ये लगाया, रेड प्रोब को ग्राउंड किया और ब्लैक प्रोब को इस पर रखा, GR मिल गया, मतलब ये कनेक्शन हमारा अभी तक ओके है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये PRX लो बैंड 3, ये लो बैंड का 3 बन जाएगा और ये मिलेगा ट्रांसीवर को। चलो आगे बढ़े, समझें इसको थोड़ा और, सर्किट को आ जाते हैं। यहां से ये PRX TR, TR मतलब हमने आपको बताया था फुल फॉर्म में, TR मतलब ट्रांसीवर, TR मतलब ट्रांसीवर। तो प्राइमरी रिसीविंग TR ट्रांसीवर इन इनपुट बैंड 8, इस पे हम 12 क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, और फिर हम डायरेक्टली करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर यह ट्रैक गया हमारा ट्रांसीवर में, और ट्रांसीवर में ये जो प्राइमरी रिसीविंग लो बैंड 3 की सप्लाई बनेगा, और जब ये लो बैंड 3 की सप्लाई बनेगा, आगे का सर्किट क्या होगा? आगे का सर्किट कुछ इस तरह होगा। ये सप्लाई हमारी यहां से रिसीव होकर इसको मिलेगी, और फिर यहां से 4 ट्रैक से इनपुट P, इनपुट N, IP, IN, QP, QN, इस तरीके से ये सारे ट्रैक्स हमारे मिलेंगे सीपीयू को। प्राइमरी रिसीविंग आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी रिसीविंग, अभी सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग चल रही है।
अगर ये सारे ट्रैक्स आपने ध्यान दिए, चलो देखो प्राइमरी रिसीविंग कहां लिखा है, ढूंढो। देखो PRX IPIN QPQN, और ये PRX हमारा जाता है यहां से डायरेक्टली, इसको एक को कॉपी करेंगे सारे साथ में मिलेंगे। नेक्स्ट किया, देखो ये देखो हमारा ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और यहां पर ये प्राइमरी की रिसीविंग हो रही है। DRX की रिसीविंग वही जो हमारी डिवीजन आईसी है, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी रिसीविंग को देखना है। जब इसमें ये रिसीव हो गया, नेक्स्ट करो। देखो अभी हमने क्या किया, इसमें इसको रिसीव किया। रिसीव किस में किया, सीपीयू में। देखो जब रिसीव हुआ है तो अब ट्रांसमिट भी होगा, क्योंकि हमने किसी ने हमें बोला हेलो, हेलो सर। अब हम भी तो उसको बोलेंगे ना हेलो सर, तो कैसे फिर होगा अभी हमारा ट्रांसमिट। तो ये हमारा आरएक्स का है ट्रैक। अब हमारा देखना है हमें टीएक्स। तो देखो यहां पर टीएक्स कहां लिखा है, ये टीएक्स, ये देखो टीएक्स, यहां पर टीएक्स है, यहां पर है डीएसी, टीएक्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और ये जो टीएक्स है यहां से हम इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी किया हमने, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर ये मिला हमारा फिर से किसको, ट्रांसीवर आईसी को U2016, जिसपे हमारी 9 वोल्टेजेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये मिला इसको। अब जब ये ट्रांसमिट मिल गया, कैसे, आ जाओ समझा देता हूं। ये देखो IPIN QPQN, ये सप्लाई 1 बाई इसको मिल जाएगी टोटली हमारी, और ये ट्रांसीवर को मिल गया ट्रांसमिट। अब क्या करेगा ट्रांसीवर, ट्रांसीवर को इसमें, ट्रांसीवर को यहां से एक TRX आउट, बहुत सारे बैंड को एक ही साथ ये आउट करेगा। किस तरीके से, देखो यहां से अगर आप देखोगे तो हमारा बैंड 8 देखना है हमें। ठीक है, बैंड 8 कहां मिलेगा, लो बैंड में। तो आपको यहां पर देखो, यहां पर सारे बैंड्स ये ट्रांसमिट होते हैं TX, तो यहां पर लो बैंड का TX लो बैंड, ये लो बैंड का TX है। इसको हमने डुअल क्लिक किया और हमें इसमें देखो बैंड 8 भी मिल रहा है, बैंड 5, बैंड 8, बैंड 12। हमने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये किसी आईसी में हुआ, MMMBPA, यहां पर ना पैम आईसी लिखा हुआ है, पैम आईसी इसको बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नेम क्या है, MMMBPA। मैं लिख देता हूं एक बार, MMMB। ओके, इसमें ये RF इन लो बैंड 3 का ट्रैक बनेगा। कैसे समझते हैं, हमने इसको क्या किया, लो बैंड 3 की सप्लाई को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। अभी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, अब हम भेज रहे हैं अपनी वॉइस को, ये समझ लो। हमने ये सिग्नल लिया और ये ट्रैक इस तरीके से, यहां पर एक कैपेसिटर लगा है सीरीज में, और एक कैपेसिटर पैरेलल में, और एक कॉइल सीरीज में। इस तरीके से ये इसमें कुछ कनेक्शन लगे हुए हैं, और यहां पर RFIC लो बैंड 3 इसमें आई। अब जब इसमें आई तो यहां से आउट भी होगी, आउट होगी, तो आउट होने के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें, RF आउट। ये देखो आउट होगी, तो आउट का क्या, इसका क्या कोडिंग होगी, लो बैंड 3, RF आउट लो बैंड 3। ये देखो लो बैंड 3 यहां से आउट हो रही है, इस ट्रैक को हम पकड़ लेते हैं, यहां से आउट हो रही है। ये देखो ये TX PA आउट बैंड 8। ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कहां पर आ गए हम, डायरेक्टली TX वाले सेक्शन पे। और ये कौन सी आईसी है, ये वही जिसमें हमारा मेन एंटीना कनेक्ट रहता है, जहां से अभी हम बैंड 8 रिसीव करके ले गए थे, वहीं पर हमने ट्रांसमिट किया, और ट्रांसमिट करने के बाद ये एंटीना से वापस हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। यहां से ये सिग्नल रिसीव होके मिला हमारा MMMBPA को, और यहीं से ये सिग्नल आउट हो जाएगा, और ये एक TX ट्रांसमिट, PA मतलब पावर एम्पलीफायर, आउट का आउटपुट, बैंड 8 की सप्लाई बनेगा, और ये ट्रैक डायरेक्टली जाएगा हमारा इसमें 2GPA में, और 2GPA से डायरेक्टली ये ट्रांसमिट हो जाएगा। इस तरीके से 2GPA का कनेक्शन चलता है। थोड़ा समझो फिर दोबारा, यहां से सिग्नल मिला 2GPA को, 2GPA से मिला ट्रांसमिट को, रिसीवर को, रिसीवर ने CPU को दिया, CPU से फिर ट्रांसमिट होके फिर ट्रांसीवर को मिला, ट्रांसीवर को इसकी हेल्प लेना पड़ी, MMMBPA मल्टीमोड मल्टीबैंड्स पावर एम्पलीफायर की, और इसने क्या किया, इसको ट्रांसमिट करके फिर 2GPA को दिया। रिसीव करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी, और ट्रांसमिट करके फिर 2GPA को दिया,
और 2GPA ने फिर इसको आउट कर दिया। इस तरीके से हमारा कनेक्शन चलता है। ये चीज अगर आपने समझ ली हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझी तो फिर दोबारा देखो वीडियो को और अच्छे से देखो वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें जो 1.2 वोल्टेजेस आता है वो हमने आपको बताया था, लेकिन ये किस तरीके से नहीं आता वो भी हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। 4G या फिर LTE GSM नेटवर्क वर्किंग प्रोसेस। 4G का नेटवर्क कैसे काम करता है? तो 4G का नेटवर्क काम करने के लिए हमें एक FAMID की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर MMBPA की नहीं HBPA की जरूरत पड़ेगी, हाई बैंड पावर एम्पलीफायर, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, PAMIC। अगर हम देखें तो ये वही कनेक्शन है जिसको हम देख रहे थे पहले से, मतलब यहां से चार्जिंग डिटेक्शन की लाइन जाएगी। ओके, चार्जिंग डिटेक्शन की लाइन गई और यही यहां से एंटीना का कनेक्शन रिसीव हुआ, और यहां से बैंड 40। अब हम बैंड 40 का हाई बैंड क्यों ले रहे हैं? तो बैंड 40 का हाई बैंड क्यों ले रहे हैं उस चीज को समझें। जैसे कि ये बैंड 40 की फ्रीक्वेंसी है 2300 मेगाहर्ट्ज हाई बैंड। यहां पर एयरटेल देखोगे तो एयरटेल ने भी बैंड 40 को यूज किया है, जियो ने भी बैंड 40 को यूज किया है। ओके, और हमारा काफी ज्यादा बैंड 40 यूज हुआ है। तो हम क्या करें, डायरेक्टली बैंड 40 की रिसीविंग कर लें। कैसे? सेम वही कनेक्शन, हमारा इस एंटीना से ये कनेक्शन रिसीव होगा, कंट्रोल V करके नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने पर ये यहां से रिसीव होके डायरेक्टली एंटीना पे आया। अब बैंड 40 हमने रिसीविंग देखना है, बैंड 40 कहां पर मिलेगी? यहां पर यही है ना रिसीविंग, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 66, बैंड 26, बैंड 8। इस तरीके से इसमें कई सारी रिसीविंग है। अब देखो यहां पर AUX6 लिख गया, लेकिन यहां पर क्या आ गया, TRX बैंड 40 HB एंटीना। अब यहां पर बैंड 80 बैंड 40 मिला ना, इसको हमने कॉपी करना है। TRX का मतलब ट्रांसमिट और रिसीव। एक ट्रैक ऐसा, यहां पर देखो दो एरो बने, मतलब आना भी और जाना भी, आना भी और जाना भी, मतलब एक ही ट्रैक से इसका आना जाना दोनों हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट किया तो ये ट्रैक गया हमारा यहां से होते हुए, यहां से होते हुए यहां पर एक फिल्टर लगा हुआ है जिसको हम बाईपास भी कर सकते हैं, और इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं। यहां से होते हुए डायरेक्टली कहां हुआ, ये देखो HBTD2, और ये किस आईसी में डिटेक्ट हुआ, पैम आईसी में। कैसे समझो मैं इतना सर्किट, थोड़ा एनिमेशन के थ्रू भी समझो इस सर्किट को, क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप समझो तो। 2GPA से डायरेक्टली किसको रिसीव कराया हमने, HBPA को। TRX बैंड 40 की लाइन HBPA को रिसीव कराई। अब HBPA क्या करेगा, यहां से ये क्या करेगा, इसको हमने यहां पर HBTD इसको रिसीव किया ना, यहां से TD की लाइन से, ये देखो बैंड 40, यहां से TD की लाइन से हमने क्या किया, इसको रिसीव TD2 से। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसमिट, तो TX की लाइन देख लो, सॉरी रिसीव कराएंगे, पहले हम रिसीव कराएंगे ना रिसीवर को। तो यहां पर RX की लाइन देख लो, तो RX TD2 को पकड़ लेते हैं। RX यहां पर हमने इस RX TD2 की लाइन को पकड़ा और हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो देखो प्राइमरी PRX लिख गया, प्राइमरी रिसीविंग, TR मतलब ट्रांसीवर और इनपुट बैंड 40। इसको हम कॉपी करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद पता चला प्राइमरी रिसीविंग हाई बैंड 1, इसने इसे क्या बना दिया, हाई बैंड 1। अब जब ये यहां पर प्राइमरी रिसीविंग होगा, फिर यहां से क्या होगा, प्राइमरी रिसीविंग इनपुट P, यहां पर IP IN QP QN, ये ट्रैक्स जाएगा डायरेक्टली CPU में, सेम वही प्रोसेस, और ये CPU में जाएगा, फिर CPU से क्या होगा, ट्रांसमिट, और ट्रांसमिट कैसे होता है, अभी क्या है, अभी कौन सा कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC। अब क्या होगा, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हो जाएगा, DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और यहां से ये ट्रांसमिट हो जाएगा। हम इसको अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये हम फिर से ट्रांसीवर में आ गए। चलो इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से ये हमारा PRX रिसीविंग होगा, ट्रांसीवर में PRX हाई बैंड 1 का लाइन बनेगा, और फिर यहां से ये 4 के 4 ट्रैक हमारे इस तरीके से इन पे रिसीव होंगे, और यहां से ये पूरी रिसीविंग इसको कंफर्म हुई। अब जब रिसीविंग हुई तो इसको ट्रांसमिट भी करना होगा। ट्रांसमिट करने के लिए हमारे ये 4 ट्रैक होंगे, TX मीडियम बैंड,
हाई बैंड 3 MHB3, और यहां पर इस तरीके से ये ट्रांसमिट होगा, और ट्रांसमिट होकर ये क्या करेगा, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा आगे बढ़ गए, सिर्फ इतना ही समझना था। यहां पर अब हमने क्या किया था, हाई बैंड 1 की क्या की थी, रिसीविंग। रिसीविंग के बाद ये रिसीविंग पूरी हुई, ये ट्रांसमिट होके यहां पर हमें मिला, और फिर यहां से इसकी अब हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट आगे बढ़ाएंगे। तो यहां पर हमारा बैंड 40, ये देखो बैंड 40 के कहां पर है, बैंड 7, बैंड 38, बैंड 40, बैंड 41, हाई बैंड 3, इस पे हमने कॉपी किया, कॉपी यहां पर नहीं, यहां पर हम कॉपी करेंगे, TX ट्रांसमिट, TR मतलब ट्रांसीवर, आउट मतलब ट्रांसीवर का आउटपुट। इसको अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हम एक आईसी में आ जाएंगे जिसमें हम RF इन करके आईसी है। यहां पर सीरीज में एक कैपेसिटर लगा है और 2 कैपेसिटर पैरेलल और एक कॉइल सीरीज। जो लोग कहते हैं कॉइल भी सीरीज, कॉइल भी, कैपेसिटर भी सीरीज में लगते हैं, उनको आज देख लो कितने सारे कैपेसिटर उन्होंने सीरीज में देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसको हमने जब नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट किया, तो यहां पर ये हमारी क्या हो गई, रिसीविंग। ट्रांसमिट होके यहां पर मिल गया, ट्रांसमिट होके ये हमें पैम आईसी को मिल गया, और जब ये ट्रांसमिट होके हमें यहां पर मिला, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, अब आगे ट्रांसमिट करेंगे। तो ये ट्रांसमिट कहां से होगा, ये TD2 से TRX की लाइन आ रही थी ना, यहां से देखो ये TRX है, मतलब ट्रांसमिट और रिसीव एक ही ट्रैक से, इसी ट्रैक से क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिट हो जाएगा, और ये ट्रांसमिट होके कहां जाएगा हमारा, डायरेक्टली 2GPA को, और ये 2GPA को जाएगा तो ये एंटीना की लाइन से जाके ट्रांसमिट हो जाएगा। कैसे, प्रोसेस समझाओ। यहां से ये ट्रैक ट्रांसमिट होगा, और ये एक ही ट्रैक से, इसी ट्रैक से आया था और इसी ट्रैक से जाके ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब ये 4 कनेक्शन इसको मिलेंगे ट्रांसमिट के, IP IN QP QN, और फिर ये क्या होगा, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगा। पहले मिलेगा 4GPA को, फिर मिलेगा 2GPA को, और ये आउट। आई होप आपको 4G और LTE GSM नेटवर्क वर्किंग प्रोसेस समझ आया होगा। ये था हमारा पूरा नेटवर्क सेक्शन का वर्किंग प्रोसेस। अब हम समझेंगे इस फोन को, जिस फोन के बारे में हमने इतना सारा वीडियो बनाया है, और हमने ये वीडियो आप सभी की नॉलेज के लिए बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हमें इसकी वोल्टेजेस को चेक करना होगा। हम इसकी वोल्टेजेस को 1 बाय 1 चेक करेंगे, हम इसकी वोल्टेजेस को 1 बाय 1 चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी वोल्टेजेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2GPA की वोल्टेजेस। 2GPA की प्रॉपर वोल्टेजेस इसको मिल रही हैं या नहीं, और हम ये भी देखेंगे कि हम इसमें क्या करते हैं, अभी फोन को ऑन कर देते हैं, और ऑन करके हम लगाएंगे इसमें सिम डायरेक्टली, और समझेंगे इसमें फॉल्ट क्या था। ये वीडियो हमारा इतना बड़ा बनाने का मकसद बस इतना ही है कि लोग आपको बता देते हैं कि नेटवर्क सेक्शन ऐसे वर्क करता है। हमने पूरा प्रॉपरली बताया आपको, और यहां पर हमने आपको दिखाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस फोन को ऑन करते हैं। देखो फोन आपको ऑन दिख रहा होगा, इसमें शायद ना दिख रहा हो, ये देखो गैलेक्सी लिखकर आ गया, अभी सैमसंग लिखकर आ रहा है इसमें, ये देखो, ठीक है। तो अभी हमने इसमें ना सिम को भी कनेक्ट कर रखा है, आप देख पा रहे होगे सिम ट्रैक कनेक्ट कर रखी है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन पे, कि इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या कहता है। हमने तो देखो आपको सारा कुछ ही बताएंगे। नेटवर्क सेक्शन का ये हार्डवेयर सॉल्यूशन कहता है भाई, RFIC की कोई वोल्टेजेस ही नहीं कहता ये समझ लो। RFIC को कोई वोल्टेज मिलती ही नहीं इसके अकॉर्डिंग, कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, RFIC वोल्टेजेस लेता ही नहीं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ वोल्टेज मांगता है VLDO 0.3 का PMIC 1.8, और एक हमारी ये एक VPH पावर, इसके अलावा ये कोई वोल्टेजेस नहीं लेता, APT की वोल्टेजेस भी नहीं लेता।
ओके, तो इस तरीके की ये जो नॉलेज है 4GPA का, इसमें कोई काम ही नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय। तो इस तरीके की जो नॉलेज है ये सिर्फ आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन से मिलेगी। वो कहते हैं ना, हमारे लिए तो हार्डवेयर सॉल्यूशन ही सभी कुछ है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है ये कि हार्डवेयर सॉल्यूशन में सारा कुछ नहीं होता। अब बताओ क्या चेक करोगे? चलो मैं ये सारी चीजें चेक कर लेता हूं, एक सेकेंड। डायरेक्टली इसको जाके एक ये 1 पॉइंट इस पे हमारा एक 1.8 वोल्टेजेस चेक कर लेता हूं, एक वीपीएच चेक कर लेता हूं, ठीक है, चल के चेक कर लेता हूं। और दो कैप है, ये है, एक पे 2.8 एक 1.8, ठीक है, दोनों चेक कर लेता हूं वोल्टेजेस, ठीक है। आपको मेरा मल्टीमीटर दिख रहा होगा, चेक करते हैं हम ये वोल्टेजेस को, चेक करते हैं। ओके, यहां पर हमने मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे डाला। ओके, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहां पर 1.8 वोल्टेजेस मिली, ठीक है। अब दूसरी साइड चेक करते हैं, यहां पर 3.5 वोल्टेजेस मिली, मतलब यहां पर हमारा वीपीएच मिला, और यहां पर 1.8 वोल्टेजेस मिली। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, अब यहां पर हम इस 2GPA के पास चेक कर लेते हैं, एक 2.8 एक 1.8, 1.8 मिली, ठीक है, और ये 2.8 मिल गई। ओके, अब बताओ, हो गया ना मोए मोए, सारी वोल्टेजेस हमने चेक कर ली। अब सारी वोल्टेजेस चेक करने के बाद अब क्या करें? है कोई जवाब? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ना हार्डवेयर सॉल्यूशन के सहारे रहते हैं। हार्डवेयर सॉल्यूशन ने हमें ये दो वोल्टेजेस बताई, अब इसके अलावा आपने कोई चेक नहीं कर पाओगे, फोन को रिटर्न कर दोगे। लेकिन नहीं, फोन रिटर्न करना ही नहीं है। आ जाओ हमारे पास हो, देखो कैसे। हम चलेंगे इसके स्कीमेटिक में, और सही है, इसको एक 1.8 और एक 2.8 की जरूरत थी, चेक कर ली हमने। लेकिन इसको ना एक प्राइमरी एंटीना की जरूरत थी, इसको एक केबल डिटेक्शन पिन की जरूरत थी, जो कि हमने थोड़ी देर पहले चेक की 1.2। इसको एक आरएफ क्लॉक और आरएफ डाटा की जरूरत है, आरएफएफई क्लॉक, रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड क्लॉक और फ्रीक्वेंट डाटा, इसकी जरूरत है, तब जाके ये फोन रन करता है। तो पहले वोल्टेजेस को चेक करेंगे। अब हम कौन सी वोल्टेजेस चेक करने वाले हैं? अब हम चेक करेंगे 4GPA के पास, क्योंकि हम इसकी वोल्टेजेस और इसकी वोल्टेजेस तो देख चुके हैं, लेकिन इसमें भी अभी एक वोल्टेजेस की कमी है। चलो इसको कॉपी करते हैं, यहां से हमने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसमें हमने कौन सी वोल्टेज चेक कर ली, एक वीवेट 3.7 से 4.2। अभी हमारी ये वोल्टेजेस रह गई है, भाई साहब कहां हो, ये वोल्टेजेस रह गई अब हमारी। इसमें वोल्टेजेस VRF पैम VCC1, ये वोल्टेजेस हमें मिलना चाहिए, कितनी मिलेगी चलो देखते हैं। और ये हमारे फॉल्टी फोन पे जिसमें नेटवर्क नहीं आता उसमें नहीं मिलती, ये देखो ये है। और ये वोल्टेजेस यहां पर हमें मिलेगी, चलो चेक करते हैं मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हमें लगता है ये वाला कैपेसिटर भी इसी वोल्टेजेस का है, तो हम इसको एक बार कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। हाँ, ये कैपेसिटर भी इसी इसी वोल्टेजेस का है। और हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ना, हमें चेक करना है कि ये ट्रैक इससे कनेक्टेड है। तो इसके कई तरीके हैं, एक तो आप इसका बिटमैप खोल लो, बिटमैप खोलोगे तो ये देखो ये येलो लाइन है, इस साइड आपको चेक करना है। और अदरवाइज आपको अगर इसको चेक करना है तो आप इसकी लाइन देखकर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर हमें ना इसमें एक लाइन आती दिखती है आईसी से, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखा हमने कोई वोल्टेजेस नहीं, ठीक है, कोई वोल्टेजेस नहीं। लेकिन यहां पर हम चेक करें तो यहां पर हमारा 1.8 वोल्टेजेस प्रॉपर है। एक सेकंड, आपको दिख नहीं रहा था, अभी दोबारा दिखाता हूं। यहां पर देखा हमने कोई वोल्टेजेस नहीं, ओके। और अगर हम यहां पर देख रहे थे तो यहां पर 1.8 वोल्टेजेस है प्रॉपर, इसका मतलब फोन ऑन है, ये ऑन होके बनती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वोल्टेजेस हमारे फॉल्टी फोन में नहीं मिलती, हम खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये वोल्टेजेस के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, आरएफ क्लॉक और आरएफ डाटा के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करना है 4GPA, तो 4GPA की वोल्टेजेस को चेक करते हैं, जो कि हमारा HBPA होता है, हाई बैंड पावर एम्पलीफायर। पेस्ट किया, नेक्स्ट किया, इसको भी वोल्टेजेस मिलती है भाई साहब, एक 1.8
और एक VCC1 और एक बीवेट। तो ये तो मिलेगी नहीं वीवेट VCC1 क्योंकि ये मिसिंग रहती है फॉल्टी फोन में जिसमें नेटवर्क नहीं आते। अब हम जो चेक कर रहे हैं वो चेक करेंगे पहले हमारा ये इस कैपेसिटर पे। अब इस कैपेसिटर का हमें पॉजिटिव पॉइंट देखना है कि क्योंकि ये कैपेसिटर पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है। कौन सा था हमारा? ये वाला था शायद, दोबारा से देखते हैं। ये वाला था। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट किधर है? जो भी येलो रहेगा वो इसका पॉजिटिव पॉइंट रहेगा और इस पे लिखा भी होता है। अच्छा, इसको देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है बीवेट RF और ये कैपेसिटर पे भी लिखा हुआ है बीवेट RF, मतलब ये दोनों कैपेसिटर इसी लाइन के हैं। ओके, दोनों कैपेसिटर सेम लाइन के हैं, तो किसी पे भी एक पे चेक कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं हमारे वोल्टेजेस बन रहे हैं या नहीं। यहां पर हमने कॉपी, यहां पर हमने इसको देखा तो देखो 3.6 हमारा 3.7 वोल्टेजेस हमें मिल रहा है। चलो अब इसको जो वोल्टेजेस एक और मिलती है 1.8 उसको भी देखते हैं। 1.8 वोल्टेजेस के लिए आपको इसका कैपेसिटर को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करके आप इसको पेस्ट करते हैं, पेस्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे तो ये कैपेसिटर आपको यहां पर मिल गया। बिटमैप में चलते हैं और देखते हैं इसका पॉजिटिव पॉइंट। इस साइड इसका पॉजिटिव पॉइंट है, आप इस पे क्लिक करोगे तो इससे कनेक्शन जितने भी होंगे, जितनी भी आईसी से जहां जहां ये जाएगा वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अभी हम क्या करें, डायरेक्टली इस पे क्लिक करें और 1.8 वोल्टेजेस हमें मिल गया। मतलब इसकी जो रिक्वायर वोल्टेजेस हैं वो भी पूरी हो रही है, बस जो VCC की वोल्टेजेस है वो नहीं मिल रही है। अब आ जाते हैं हमारे मेन RFIC पे। भाई साहब इसको 9 वोल्टेजेस मिलती है, 9 वोल्टेजेस। और हमारा बोर्नियो भाई उनके अकॉर्डिंग इसको वोल्टेजेस की जरूरत ही नहीं, ये खाना ही नहीं खाता। ठीक है, कंट्रोल V और हमने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो यहां पर हमारा सबसे स्टार्टिंग करते हैं वोल्टेजेस की। पहले VRF RX 1.2 इस पे हम कॉपी करेंगे इस कैपेसिटर पे, और इस कैपेसिटर पे कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा यहां पर और हम इस पे डायरेक्टली देखते हैं इसका पॉजिटिव पॉइंट किधर है, क्योंकि ये चीज पे हमें बहुत फोकस करना है। ये है वोल्टेजेस की लाइन, जहां पर भी थोड़ा सर्किट शॉर्ट हुआ वहां पर खेल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ये जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर लगा हुआ था यहां पर ये, और इसका पॉजिटिव पॉइंट इस साइड है। इस पे हमने क्लिक किया तो ये तीनों के तीनों कैपेसिटर इससे कनेक्टेड है। हम किसी भी एक पे चेक कर सकते हैं। कहां? एक कैपेसिटर है और एक शायद रजिस्टर है, वहां पर कैपेसिटर ही दिख रहा था। देखो 1.2 वोल्टेजेस बिल्कुल स्टेबल, मतलब ये वोल्टेजेस इसको मिल रही है। आगे की वोल्टेजेस चेक करते हैं। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, एक दूसरी वोल्टेजेस है जिस वोल्टेज का नाम है VRF TRX ट्रांसमिट और रिसीव 1.8। इसको हमने कॉपी किया और यहां पर पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। ये इस कैपेसिटर पे आ रही है जो बिग कैपेसिटर है, जो इस ट्रांसीवर के बिल्कुल नीचे लगा है। यहां से आपके पास ये जो आईसी है इस तरीके की, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसके कनेक्शन में देखो 1 2 3 कंपोनेंट्स हैं अभी इसके कनेक्शन में। तो हम इस पे डायरेक्टली जाके इस पे ही चेक कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा कैपेसिटर है, आसानी से चेक भी हो जाएगा। ये है, तो डायरेक्टली हम जाके इस पे चेक करते हैं। 1.8 वोल्टेजेस मिल गया ना, 1.8 वोल्टेजेस स्टेबल, मतलब ये फ्लक्चुएट भी नहीं है, इसका मतलब ओके है अभी तक। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें ये वोल्टेजेस मिला, हम अब तीसरा नंबर का वोल्टेज चेक करेंगे VRF RX रिसीव LO 1.2। यहां पर हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है 4GPA के पास। चलो अब हम इसको चल के देख लेते हैं इसका पॉजिटिव पॉइंट किधर है। ये लगा है यहां पर, इस पे हमने क्लिक किया तो ये तीन कंपोनेंट्स इससे कनेक्टेड है। आप किसी भी एक पर जाकर चेक कर सकते हो। तो हमारा सबसे ज्यादा आसानी इस बड़े कैपेसिटर पे रहेगी चेक करना, तो इस पे डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। देखो 1.2 पूरा स्टेबल वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं, मतलब हमने अभी तक जितनी भी वोल्टेजेस चेक करी स्टेबल है। 3 वोल्टेजेस चेक हो गई, अभी हम ये 4 नंबर की वोल्टेजेस चेक कर रहे हैं।
कंट्रोल वी एंड पेस्ट। नेक्स्ट, ये इस कैपेसिटर पे बन रही है, तो इस कैपेसिटर को देख लेते हैं। ये कैपेसिटर हमारा कहां है, ये देखो, ये 3 कंपोनेंट्स इससे कनेक्टेड हैं, तीनों में से किसी भी एक पे कॉपी हम चेक कर सकते हैं। वन 1.2 बिल्कुल स्टेबल। ओके, हमारी कितनी वोल्टेजेस चेक हो गई टोटल मिला के, 1 2 3 4 5 नंबर की वोल्टेजेस। कंट्रोल वी एंड पेस्ट, ये इस कैप पे है, तो हम डायरेक्टली इस कैप पे देख लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ये 3 कंपोनेंट्स इससे कनेक्टेड है, किसी भी एक पे चेक कर लेते हैं। जिस पे हमें लगता है कि इस पे आसानी हो जाएगी चेक करना, उस पे चेक कर लेते हैं। चलो, हमारी इस पे भी आसानी है, तो देखो 1.2 वोल्टेजेस हमारी बिल्कुल स्टेबल। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज नंबर हमारी कितनी थी, ये 5। वोल्टेज नंबर 6, ये कौन सी वोल्टेजेस है, TXLO। ओके, ये वोल्टेजेस को अभी हम चेक करते हैं। डायरेक्टली यहां पर हम इसको पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद हमने इसको नेक्स्ट किया, तो ये हमारा इसके ट्रांसफर के बिल्कुल पास में लगा हुआ है बिग कैपेसिटर। कहां लगा है ये, चलो देखते हैं। ये लगा हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये 3 कंपोनेंट्स से इसके साथ मिले जुले हैं, जो इसके साथी हैं। चेक कर सकते हैं हम किसी भी एक पे, तो हमारा ये बर्थडे पे चेक करना पॉसिबल है, तो हम इस पे कर लेते हैं। 1.8 वोल्टेज हमारा स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। हमारा यहां पर इसको हम एक 1.8 वोल्टेज आ रहा है, VDD 1.8 AP एप्लीकेशन प्रोसेसर। तो यहां पर हमने इसको कॉपी किया, देन उसके बाद हमने यहां पर पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर ये कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है। आप जाके इसका बिटमैप में इस कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। ये इन दोनों में से किसी भी एक पे वोल्टेजेस बननी चाहिए, चेक करें। चलो, वन 1.8 वोल्टेजेस परफेक्टली बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देन अभी हमने इसको एक यहां पर, ये देखो 1.1 वोल्टेजेस, यहां पर हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट किया एंड नेक्स्ट किया, तो ये कैपेसिटर हमारा यहां पर लगा हुआ है। ये इस कैप पे आप जाकर चेक कर सकते हो। तो हम चलते हैं इसके पास और चेक करते हैं। थोड़ा हम फास्ट फास्ट चेक कर रहे हैं। देखो 1 वोल्ट पूरा प्रॉपर यहां पर मिल रहा है, देखो, ठीक है, मतलब ये वोल्टेजेस भी हमारी स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करना है, यहां पर 1.1 था, 1.99 मिल रहा था पूरा स्टेबल। ओके, इसको हमने प्रॉपर, ये हमारा लास्ट वोल्टेजेस है जो हमें चेक करना है, जो इस कैप पे मिलेगा। चलो इस कैप पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक किया तो ये बड़ा वाला कैप भी इसी का साथी है, तो हम डायरेक्टली इस पे चेक कर लेते हैं चल के। ये देखो, इस पे भी 1.8 वोल्टेजेस हमारी प्रॉपर है। मतलब हमने इसकी जितनी भी वोल्टेजेस देखी, क्या क्या देखा हमने, पूरा टोटली हम इसको देखते समझते हैं। इसका नेटवर्क सेक्शन खुला हुआ है, तो इसमें थोड़ा बेटर हो जाएगा समझना। हमने देखा इसकी ये वोल्टेजेस भी मिल रही है, ये वोल्टेजेस भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, और ये भी मिल रही है। भाई ये तो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, सारा कुछ मिल रहा है फिर भी ये ओके नहीं है। देखो हमारी इसमें ना, आप सोचोगे जरा, अब हमारा इसमें सारी चीजें हमने चेक की, हमारी वोल्टेजेस सारी प्रॉपर हैं। क्या करें अब, RFIC चेंज कर दें, 2GPA चेंज कर दें, 4GPA चेंज कर दें, या फिर हम CPU रिवॉल्व कर दें? इसका जवाब है नहीं भाई, कुछ मत करो। बस आप आ जाओ फिर से स्कीमेटिक पे, और स्कीमेटिक में आने के बाद आप उठा लो 2GPA को। सबसे पहले 2GPA को कॉपी करके इसको पेस्ट करो, और इसका 30 और 31 नंबर पे क्या आता है, 31 और 32 नंबर पे, सॉरी, RFFE क्लॉक और RFFE डाटा, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक कर लो। कैसे, देखो
यहां पर इन्होंने दिए हैं टेस्ट पॉइंट, इस पे आप क्लिक करोगे तो भी ये चेक हो जाएगा। कंट्रोल वी करके हमने इसको नेक्स्ट किया और ये देखो टेस्ट पॉइंट ये हैं दोनों, ये टेस्ट पॉइंट है 2GPA के जस्ट पास में। कैसे? और यही एक लाइन सभी से कनेक्टेड होगी, दिखाऊं मैं आपको। देखो इस पे हमने क्लिक किया तो ये एक लाइन कितनी आईसी से कनेक्टेड है, एक, दो के बाद एक हमारा ये वही DRX आईसी 3, ओके, उसके बाद एक हमारा APT आईसी 4, मतलब ये 4 आईसी से कनेक्टेड है एक ही लाइन। टोटल मिला के तो 5 है, एक तो ये 2GPA भी है, तो अभी से 4 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक को हम चेक करेंगे, सारी चेक हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा ये RFFE क्लॉक और RFFE डाटा, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर हमारी आपको DSO की स्क्रीन दिख रही होगी और लाइव फ्रीक्वेंसी हम आपको चेक करके बताएंगे। तो DSO की स्क्रीन हमने एक प्रोप को ग्राउंड किया हुआ है। यहां पर देखो, यहां पर आपको 2 ट्रैक मिल रहे हैं, ये देखो, लेकिन इनको ना स्क्रैच करना पड़ेगा। ये जो 2 ट्रैक हैं इनको स्क्रैच करना पड़ेगा, लेकिन मैं इनको स्क्रैच नहीं करूंगा, डायरेक्टली मुझे लेग्स दिख रही हैं तो मैं इन लेग्स पे क्लिक कर लेता, लगा देता हूं। फ्रीक्वेंसी मिली, फ्रीक्वेंसी मिली, मिल गई। ठीक है, अभी यहां पर देखते हैं फ्रीक्वेंसी मिली, मिल गई। ठीक है, तो मतलब हमारा RFFE क्लॉक और RFFE डाटा पूरा प्रॉपर है। अब क्या करें, अब कौन सी फ्रीक्वेंसी चेक करें जो हमें मिल जाए। चलो देखो, हमारा ये जो आईसी था जिसको हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही थी वो ओके हो गई। समझते हैं इसकी आगे का फंडा, और कहां कहां पर इसको फ्रीक्वेंसी और कम्युनिकेशन मिल रहा था, और किस आईसी को मिल रहा था। चलो, तो इसके लिए हम चलते हैं इस सर्किट पे। हमारा पीएम को मिल रहा था एक RFIC स्पीडी और RFIC रीसेट। ठीक है, तो स्पीडी चेक कर लेते हैं, फिर हम चेक करेंगे TCXO। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इसका नंबर को कॉपी करना पड़ेगा और इसको पेस्ट करना पड़ेगा स्कीमेटिक में। हमारे सामने एक आईसी ओपन हो गई और इसमें C स्पीडी, इस पे हम ये कैप मिल रहा है, इस कैप को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। यहां पर भी पेस्ट कर सकते हैं, और आप ना इसको लेआउट में पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये मिल गया कैप। इस कैप पे देखते हैं इसका पॉजिटिव पॉइंट किधर है, क्योंकि यहां पर हम फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। हमारा जरा सा भी कुछ गड़बड़ी होने के कारण हमारा ये, यहां पर देखो RF स्पीडी, इस पे हमने क्लिक किया तो ये एक ही कैप यहां पर लगा हुआ है जिसपे हमें ये चेक करना पड़ेगी। चलो देखते हैं, यहां पर ये जो RF स्पीडी है, ये वाला कैप था शायद। फ्रीक्वेंसी मिली, ठीक है, तो यहां पर भी हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब हमारा जो दूसरा फ्रीक्वेंसी है मेन TCXO इन 26 मेगाहर्ट्ज, इसको हम चेक करते हैं क्या ये मिल रहा है। अब यहां पर हम आए तो हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम फिर से इसके स्कीमेटिक में चलते हैं। ये देखो TCXO इन और इसकी लाइन में ये सीरीज में कैप लगा हुआ है, ये कैप भी आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो भी आपका इसमें फॉल्ट मिलेगा। तो चलो हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। ये कैप लगा हुआ है हमारा यहां पर, और अभी हम देखते हैं इसमें ये कैप कहां लगा हुआ है। भाई साहब सीरीज में लगा हुआ है लेकिन ये कैप ही यहां से गायब है, इसका मतलब फॉल्ट तो हमारा यहीं से है, पकड़ गया। चलो देखते हैं, तो इसके एक साइड तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी। देखिए इस साइड फ्रीक्वेंसी है, नहीं है। ठीक है, इस साइड हमें फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए, मिल गई। ठीक है, अब कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसमें, 26 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, यहां पर आपको 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, मतलब ये कैपेसिटर यहां से गायब है। एक सेकंड, आपको शायद दिखा ही नहीं, कहां चेक किया हमने, दोबारा से देखते हैं। यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी है नहीं और यहां पर हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी, 26 मेगाहर्ट्ज।
देख लो फ्रीक्वेंसी की वेवफॉर्म। इस तरीके से इसमें ये जो कैप है, इस कैप का ही फंडा है। अच्छा, अब ये कैप हम कैसे लगाएं? तो देखो हमारे पास एक इसके जैसा एक सेम मदरबोर्ड पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इस मदरबोर्ड से इसको यहां से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इस कैप के साथ। ठीक है, अब ये जो चीज है, यहां पर हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बनना चाहिए प्रॉपर, तभी हमारा ये फोन ऑन होगा 26 मेगाहर्ट्ज की। तो अब हम क्या करते हैं, इस कैप को क्या करें, चलो रिप्लेस करते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ जी, तो अभी हमने इसमें वो कैप को चेंज कर दिया है, और अभी हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली हम चेक करते हैं। देखो हमने ये जो कैप चेंज किया वो इस मदरबोर्ड से किया था। आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये इस मदरबोर्ड से निकाला है हमने और ये चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमारा बोर्ड वर्किंग हुआ या नहीं, और हमारा जो नेटवर्क का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। फोन में हमारा सैमसंग गैलेक्सी लेकर आ चुका है, और हम देखेंगे कि ये हमारा फोन वर्किंग हुआ या नहीं। हम इसका ग्लास क्लीन कर रहे हैं ताकि आपको बेटर तरीके से दिखे। हमारा इसमें सिम भी डाल दिया हमने, और हमने इसमें नेटवर्क एंटीना कनेक्ट भी किया है, जो कि हमारा आरएफ केबल होता है, और सारा कुछ। अभी फोन हमारा सैमसंग के लोगो पर है। इसमें रोशनी तो आई शायद, लेकिन बड़ा धीरे है। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस को मैं बढ़ाता हूं और फिर आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अभी हमने इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दिया है, और अगर आपको दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए, थोड़ा इसको मैं क्लीन करता हूं। ये देखो 4G लिख करके आ गया। एक सेकंड में इसको थोड़ा और क्लीन करता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर आपको वो LTE 4G, और यहां पर बैटरी का हमारा 22% दिखना। ठीक है, ये सब हमने आपको माइक्रोस्कोप की स्क्रीन के साथ इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ लोग ना वीडियो को फेक बता देते हैं और बोलते सर आपने ना ये एक बोर्ड को चेंज कर दिया या ऐसा कुछ वगैरह वगैरह। तो ये देखो आप सभी के सामने है पूरा का पूरा सॉल्यूशन। और ये अभी एक सेकंड आप लोग ना थोड़ा करीब लेके आओ सर। यहां पर देखो 4G वर्किंग पूरा प्रॉपरली। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसमें ना कॉल्स लगाते हैं। ठीक है, तो कॉल लगाएंगे 121 पे लगा लेते हैं। ठीक है, या फिर हम अपना खुद का नंबर ट्राई कर लेंगे एक बार। ये देखो आप सभी को यहां पर वॉइस आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम चाहें तो अपना नंबर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे एक कस्टमर की सिम है, तो हम इसमें अपना नंबर ट्राई कर रहे हैं एक बार। पता नहीं इसमें रिचार्ज है या नहीं, लेकिन हमने डायरेक्टली ट्राई कर दिया। ठीक है, फ्लाइट मोड पे ये फोन। तो हम क्या करते हैं, हमारे टीचर का नंबर ट्राई करते हैं। 813040307870। चलो, ये हमारे टीचर का नंबर है, तो हम इस नंबर पे ट्राई करते हैं, क्योंकि वो जो हमारा फोन है वो अभी नो सर्विस में है, जो कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अभी इसमें फोन जाएगा।
जाने लगा। रिसीव करो। देखिए ये फोन यहां पर आने लगा और यहां पर रिसीव हो गया। ठीक है, हेलो हेलो। इस तरीके से आप कोई भी फोन पे काम कर सकते हो। अगर आपको भी फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, डेड बूट सीक्वेंस अगर आप फंस रहे हो, नहीं बता, नेटवर्क सेक्शन को नहीं छेड़ पा रहे हो, पता ही नहीं कि काम कैसे करना है, तो एक बार अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़ो। देखो आज के टाइम पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, हम ये नहीं कहते कोई गलत पढ़ाता है, लेकिन आपको एक बेस्ट जगह चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, आप अपना टाइम खर्च कर रहे हो, बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हो, तो उस जगह पर आपको एक बेस्ट चीज का रिजल्ट देना पड़ेगा। और आज की ये वीडियो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई हो, तो फिर आप सोच लो आप बहुत लेवल पे काम कर रहे हो, बहुत लो लेवल पे काम कर रहे हो। इतना लो लेवल है फिर आपका कि आप इस वीडियो को नहीं समझ पाए, जो आपके लिए इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। क्योंकि अगर हम बात करें, ये जो हमने आज एक्सप्लेन किया, ये आपको YouTube की हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक वीडियो बना दी हमने। ठीक है, तो अगर आप सभी लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, तो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अभी अवेलेबल हैं, चल रही हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और नंबर ऊपर भी पिन है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हमारी दोनों चल रही हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अली टेक्निक।